टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन कर लो। Okay, now we are starting. आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज इस वेबिनार में। नमस्कार दोस्तों, श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और बरसात का मौसम है। इंद्रधनुष सभी को अच्छा लगता है। जो लोग धन, यश, शक्ति, सामाजिक वर्चस्व के इंद्रधनुष से आकर्षित हैं, वे सभी उस भोली बच्ची के समान हैं जो वास्तविक सतरंगे इंद्रधनुष को अपने वस्त्र बनाना चाहती है। परंतु सत्य यह है कि खुशी रूपी इंद्रधनुष हमारे अंदर ही विद्यमान है और वह छोटी छोटी सूर्य की किरणों के समान और छोटी छोटी चीजों में सूर्य की किरणों के समान बाहर आती रहती है और वह सभी ओर प्रकाश फैलाती है और एवं हम स्वयं को भी बहुत तेजस्वी बनाती है। खुशी को बिना लिप्त हुए देखें तो बहुत ही आनंद देती है। कि खुशी को जब हम बिना लिप्त हुए देखते हैं तो आपने पाया होगा वो हम सभी को बहुत ही आनंद देती है। आज ISTD कोटा चैप्टर और कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी स्वयं को सम्मानित और सशक्त महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में सम्मानित अतिथि मुख्य वक्ता डॉक्टर नंदितेश निलय, जो कि एक लेखक, स्तंभकार, स्पीकर, वैल्यू कोच, प्रचारक, थिंकर और विश्लेषक हैं और ISTD कोटा चैप्टर और कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी के पेट्रन महोदय श्रीमान VK जेटली जी, जो कि DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, ग्रुप रेयॉन्स ग्रुप के यूनिट होने के साथ साथ आप दोनों के सानिध्य में आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का टॉपिक जो हमने रखा है, अनलॉकिंग द हैप्पीनेस। दोस्तों, आप सभी के लिए आज टेकअवेज होने वाले हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग हैप्पीनेस, यानी कि आज आप खुशी को समझने का एक नए तरीके से आप समझेंगे। कुछ टिप्स टू बी हैप्पी, खुश रहने के टिप्स आपको दिए जाएंगे। मेकिंग रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सुख को स्रोत के रूप में संसाधन बनाना भी आज आप यहाँ सीखेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लोगों को खुशहाल बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है। वास्तव में मध्य प्रदेश शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने कि खुशी का विभाग स्थापित किया है और एक खुशी सूचकांक विकसित कर रहा है। इसके पीछे का विचार, जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया था, वह ये पता करना चाहते थे, यह पता लगाना था कि समृद्धि प्राप्त करने के बावजूद भी खुशी कई लोगों को कैसे नहीं मिल पाती है। तो आइए आज इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनको कि हम जानेंगे, समझेंगे और जिसके ऊपर आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे तो आनंद की फुलझड़ियों के इस सेशन से आप लाभ उठाएंगे और इस सत्र के माध्यम से यही हमारी आशा है। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे पेट्रन महोदय श्रीमान VK जेटली जी को, जो कि इस थीम पर अपने प्रारंभिक विचार हमसे साझा करेंगे। मैं आपको जेटली साहब के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। Mr. VK Jetli is a Chief Operating Officer, Business Group Rayons Head at DCM Shriram Industries. He is born on March 1955, but he has his age as 16 years of age and 30 years of his experience, right? So 40 years of his experience. He started his career with Scooters India Limited, and then moved to Uptron Television, joined DCM Group in 1978 just as a management trainee। और आज आपको आश्चर्य होगा कि कोटा शहर के अंदर DCM रेयॉन्स को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जाने में जेटली साहब का बहुत बड़ा हाथ है। He himself is not only a good orator, he is a wonderful administrator also। और कोटा को एक बहुत ही अच्छा जो है रक्षा संयंत्र बनाने का जो एक नया उद्योग कोटा में स्थापित करने जा रहे हैं जेटली साहब।
सो मैं निवेदन करूंगी श्रीमान बीके जेटली साहब से कि आप इस थीम पर अपने प्रारंभिक उद्बोधन के साथ स्टार्ट करें। Thank you, Anita. Good evening to ladies and gentlemen, boys and girls, all members of Indian Society for Training and Development, all members of Kota Gyan, to our Education Society. Anita has said a lot many things about me, but let me tell you very honestly in a simple word, मैं साधारण मजदूर हूँ और मजदूरी कर रहा हूँ। Today's topic, unlocking the happiness, no doubt is a need of today's requirement. आज क्या हुआ है, हमने अपने जीवन के आसपास बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ताना बाना रखा है। हमने अपने जीवन को मैकेनिकल लाइफ बना रखी है। हमने जो वर्क जिसमें हमको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, हमने उसको वर्क लोड की भाषा में कन्वर्ट कर रखा है। ना चाहते हुए भी अपने पास में बहुत सारे स्ट्रेस की दीवारें बना रखी है। इसका बेसिक ये है कि हम भूल गए हैं कि बेसिक्स हमारी क्या है। We have forgotten what is a wow moment. मैं अगर सुबेरे उठता हूँ, उठ करके जैसे ही मेरी आँख खोलता हूँ, I have not said ever, wow, thank God I am alive. जब उठ करके अपने हाथ को हिलाता हूँ, you don't say, wow, my hands are working, my each organs are working, I am able to think, I am able to breathe, I am able to walk, I am able to walk. So we have lost the wow moment in the life. We have never thought why we are not happy, because हम अपने लिए नहीं कभी कुछ काम करते. We don't work for ourselves. We don't listen to ourselves. We don't forgive ourselves. We don't accept the right thing for ourselves. हम सब लोगों ने मिलकर के अपने आप को जो कंपैरिजन में लगा दिया है, मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद क्यों नहीं, एक दूसरे से कंपेयर करने लगे। नतीजा क्या है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को रखते हैं और हैप्पीनेस से दूर जा रहे हैं। एक छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको हैप्पीनेस दे सकती हैं, हम उसकी आशा नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि जब हमारी लॉटरी निकलेगी, हमारे को करोड़ का कोई इनाम मिलेगा, तब मैं खुशी, साथियों, दोस्तों, मित्रों, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, खुशी अपने मन की है। हर व्यक्ति की खुशी आज जो है, उसके मायने कल बदल जाते हैं। आज कोई चीज मुझे खुशी देती है, कल मैं उसको अपने लिए अपने खुद के सिस्टम से मैं उसको बदल देता हूँ और ढूंढने का प्रयास करता हूँ, और नतीजा हम बिल्कुल पूर्ण रूप से हैप्पी नहीं होते और हम पूर्ण रूप से अपने आप को डिससेटिस्फाई करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। हम अहम और वहम के शिकार हैं और हम कंपैरिजन के आसपास हैं। मैं एक बात को सिर्फ एक लाइन, एक छोटी सी कहानी के आप सब लोग को बताने का प्रयास करूंगा। हम सब में से बहुत सारे लोग नकारात्मक सोच में चले गए। नेगेटिव थिंकिंग हमारी हैप्पीनेस को फुलफिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। कहानी थी एक, जैसे सबको मालूम है, जंगल में जानवर होते हैं, तो जंगल का एक राजा भी होता है जिसको होता है। तो एक बार की घटना है, जैसे अनलॉक अभी हम लोग पूरा का पूरा ड्यू टू कोविड-19, तो सब लोग थे, तो हम लोग में से कोई भी आदमी जंगल नहीं जा रहा था, तो सारे जानवर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से घूम रहे थे। जाते जाते जैसे एक जंगल के अंदर में एक तरफ से एक गधा जा रहा था और एक तरफ से एक टाइगर आ रहा था। दोनों एक क्रॉसिंग पे आते हैं, जैसे अपने कोटा में एरोड्रम सर्किल है, उसी जंगल का जो एरोड्रम सर्किल है, दोनों मिलते हैं। तो एक टाइगर गधे से बोलता है, भाई कितना बढ़िया मौसम है, आज कोई आदमी सड़क पे नहीं है, कोई गाड़ियां नहीं चल रही, बहुत शानदार चीज है, और आज घास पूरी हरी है, तुमने आज घास खाई होगी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होगा, तो कैसा लगा तुम्हारा ब्रेकफास्ट? खाओ, घास हरे रंग की थी, कितनी हरी घास, कितनी अच्छी लग रही। अब जो गधा था उसको पता नहीं किस मूड में था, तुमको क्या मालूम घास हरी होती है, मैं घास खाता हूँ, घास नीले रंग की। और उसने उससे बहस करना शुरू कर दिया कि घास नीली है, नीली है, नीली है। टाइगर ने बोला, भैया सामने देख लो, किसी से पूछ लो, किसी जानवर को बुला लो, पूछ लो, ये घास तो हरे रंग की है। लेकिन वो जो गधे महोदय थे, उन्होंने कहा नहीं, घास नीली है, नीली है। तो वाद विवाद इतना बड़ा, मुकदमा जाता है शेर के पास, उनका शेर जंगल का राजा। फिर शेर जब दोनों की बातें सुनता है,
टाइगर कहता है सर मैंने घास तो हरे रंग की थी, मैंने गधे को बोला कि तुमने आज ब्रेकफास्ट किया है, कितनी ताजी घास है, हरे रंग की घास है, लेकिन गधे ने मुझे कहा कि भैया ये घास नीले रंग की है। आप भी बताओ, शेर को बोलता है कि सर घास तो हरी होती है लेकिन ये तो नीली कर रहा है। दोनों का पक्ष सुनने के बाद शेर ने अपना निर्णय सुनाया और टाइगर को सजा दे दी। टाइगर चिल्लाता रहा, सर मैं तो सही था, मैं तो ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल सच बात कर रहा हूं, और घास तो बिल्कुल हरे रंग की होती है, ये नीले रंग की कह रहा है, मैं सच हूं, तब भी आप मुझे सजा दे रहे हैं। शेर ने बोला कुछ नहीं सुनना है, उसको सजा दे देती। तो सजा में उसको एक पिंजरे में डाल दिया जाता है टाइगर को। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब शेर मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो जैसे ही वो पिंजरे के अंदर टाइगर को देखता है तो टाइगर शेर को आवाज देता है, सर राजा महोदय कृपया मेरी बात सुने। तो वो उसके पास जाता है तो टाइगर से पूछता है, टाइगर बोलता है क्या बात है? बोला सर कल का जो मैंने कहा था घास हरे रंग की होती है, आप घास हरी होती है, आप भी देख लो सामने घास हरे रंग की है, लेकिन गधे ने आपको नीले रंग की बोली थी, तभी मैं सच था, तब भी आपने सजा दी, मैं एक सच्चा व्यक्ति था, मुझे सजा दी। तो जो शेर था राजा वहां का, उसको बोलता है तुमको किसने कहा था गधे से बहस करो, इसलिए तुमने सजा दी। तो साथियों, अगर हम अपने जीवन में घास को नीली बोलेंगे और ऐसे लोगों से प्रेम करेंगे, ऐसे लोगों के अपने पास रखेंगे कि जो घास को नीला कहेंगे, तो moral of the story is simple, we should not have anybody close to us which has a negative thinking, नकारात्मक सोच हो, नकारात्मक चीजें हो। तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा, अगर पॉजिटिव विचार होंगे हर चीज में, पॉजिटिव तरीके से हम चीजों को ढूंढेंगे, तो हैप्पीनेस हमारे पास रहेगी, हम हमेशा हैप्पी रहेंगे। सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वी हैव एक्सपर्ट Nandesh, so I will invite him for and Anita Chauhan to take over from me. Thank you for calling me, thank you giving me an opportunity to speak on this platform. Thank you so much. God bless you, God bless everyone. हम लोग सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और अपने परिवार का कोविड-19 में पूर्ण रूप से ख्याल रखें, और सबको ये सुझाएं कि हाथ धोना बहुत जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, जैसे हम कर रहे हैं आज वेबिनार के थ्रू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you for your inspirational words. Now I request, मैं निवेदन करूंगी कृष्ण मोहन टंडन सर से, आप डॉक्टर नंदितेश निलय का एक संक्षिप्त परिचय हमारे सभी श्रोताओं के। Thank you, Anita. Thank you very much. It is my pleasure to introduce Dr. Nanditesh Nilay, who is an author, speaker, columnist, political and social analyst, and an entrepreneur. He has been honored with the Achievement Certificate in Ethics from Harvard University, Doctoral Fellow Gandhian Studies, ICSSR, first PhD in Image Building, second PhD in Continuation from IIT Delhi, and founder of Training Requirement and New Concept, which is the TRACK organization which we are now he is heading. He is the expert consultant to SAARC countries, ITC African countries, Union Public Service Commission, LBS NAA, National Council of Good Governance, Internal Security Academy, Judicial Academy, and so many other important positions he has held and is holding. He has been the chairman of ISTD Diploma Board for 3 years. A master image builder, Dr. Nilay aims to make India a value India, and that he is doing through his inspirational teaching to people across the country. He teaches on ethics and values in governance and life, happiness at work. His book, Being Good and IA. Sorry. His book, Being Good and IA Insan Bane, are appreciated across, and they are becoming one of the pioneering book on socio-economic change from last 2 decades in India. It is highly motivating and convincing the reader to walk with values and ethics. I now would request Dr. Nilay to make his address and let us have the benefit of
what he has to say to us. So, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। कोटा के तमाम लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक से, जूम से, ISCT के प्रेसिडेंट नटराज रे, एक्स प्रेसिडेंट उपाध्याय साहब, जेटली साहब, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, इट इज बी हाईली इंस्पायरिंग फ्रॉम हाईली मोटिवेटिंग, और अनीता जी जो द वे शी इज कोऑर्डिनेटिंग। सो मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, एंड नाउ आई हैव टू शेयर माय व्यूज विद ऑल ऑफ यू। मैं बातें कहाँ से शुरू करूँ? आई थिंक मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि मुझे कोई ये बता दे होस्ट कि माय वॉइस इज गोइंग वेल एंड आई एम ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर आपने जो परिचय दिया, बहुत धैर्य के साथ जो आपने मेरी बात रखी, जो मैंने जो भी कार्य किया है छोटा मोटा अपनी जिंदगी में, तो मैं बातें यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि खुश रहना, खुश होना, ये तो बहुत आसान काम। सबसे मुश्किल काम जिंदगी के लिए है कि दूसरों को खुश रखना। खुश तो कोई भी हो ले, जो अपने किसी नशा में डूबा है वो भी खुश है, जो अपने एकांतवास में है वो भी खुश है, जो अपने स्वार्थ में डूबा है वो भी खुश है, जो अपने बारे में सिर्फ सोचता है वो भी खुश है। कौन नहीं खुश है? अगर वो अपने नेगेटिव आदतों में कोई खुश होता है, कोई पॉजिटिव आदतों में खुश होता है, और खुश तो होता ही है। The moment we talk about happiness, the moment we share that the state of happiness, it means we are trying to exhibit that part of the happiness which is going to create a community happiness. जब हम समुदाय को खुश रखने की बात करते हैं, खुशी की महत्व क्यों आया? Why we are talking about happiness? हम खुशी की चर्चा क्यों कर रहे हैं अभी बैठ के? हमें क्यों करना चाहिए खुशी की चर्चा? क्योंकि खुशी तो कोई प्रशिक्षण की चीज है नहीं, ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक इमोशनल स्टेट है जिसके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इंसान एक पेट के साथ, एक कुत्ते के साथ भी रह के खुश रह लेता है, इंसान अकेले भी खुश रह लेता है। And 1.5 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद the man is not happy, the being is not happy. YouTube, WhatsApp, email, Instagram, Twitter, तमाम Facebook, तमाम तरह के वो प्लेटफॉर्म पे रहता है, 1000 लोगों से वो इंटरेक्ट करता है, पर वो अपने जीवन में अकेला रहता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें ये समझना है आज के इंटरेक्शन में कि खुशी का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में। क्या हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि वी हैव टू बी हैप्पी, इंडिविजुअली वी हैव टू बी हैप्पी, या हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हाउ वी कैन मेक अदर्स हैप्पी? तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इफ यू आर नॉट हैप्पी, हाउ यू आर गोइंग टू मेक अदर्स हैप्पी? अगर आप खुश नहीं है तो आप दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन सवाल ये है कि समाज में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हुए, समाज में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए जो अपने तमाम अभाव में, तमाम गरीबी में, तमाम तरह के परेशानियों में भी उन्होंने समाज के लिए किया। तो फिर ये तो विरोधाभास है कि आई कैन ओनली मेक अदर्स हैप्पी इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम नॉट हैप्पी आई कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी। तो ये विरोधाभास है। आइडियल स्टेट ये है कि इफ आई एम हैप्पी, मे बी आई विल मेक अदर्स हैप्पी। But again, this is a challenge that if I am happy does not make it certain that I am going to make others happy also. मेरा खुश रहना ये निर्धारित नहीं करता कि मैं दूसरों को भी खुश रखूंगा। आप ऐसे सोचिए कि हमारे समाज में अभी कोविड में इतने सारे लोगों का पलायन हुआ। They were unhappy people. वो दुखी लोग थे। लेकिन वो दुखी लोग थे तो उन दुखी लोगों के लिए हमारे मन में कितनी दुख हुआ, कितना दुख आया, ये अपने आप में ही बताता है कि हम दूसरों को कितना खुश देखना चाहते हैं, या हम उनके सपोर्ट करने के लिए कितने खड़े हुए, या परिवार में हम उनके लिए कितनी चर्चा की, या 2 बूंद आंसू ही हमारे आंख से नहीं टपका। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम कहते हैं कि इन द कोविड वी आर कंप्लीटली सराउंडेड इनसाइड, लेकिन हम गरीबों के बारे में महसूस तो कर सकते हैं, सोच तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। द कंटेंटेड माइंड एंड सेटिस्फाइड माइंड always try to give a point that we can only be happy when I am filled. When I am filled, you see the state of the middle class. The middle class is completely filled. The urban class is completely filled. उनके पास दुनिया का वो सब कुछ है जो होना चाहिए, लेकिन क्या वो खुश हैं? अब क्या वो दूसरों को खुश रख पाते हैं? ये सारी बहुत बड़ी बातें हैं। सो हम अपनी बात को यहाँ से शुरू करना चाहते हैं
कि सबसे पहले हमें दूसरों को खुश करने के बारे में सोचना चाहिए या अपने बारे में खुश करने होने की सोचना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि if you have a fragrance, you are going to pass on fragrance to others. If you don't have a fragrance, you will not pass any fragrance and it will be completely a mundane activity from your side. तो निश्चित बात है कि सबसे पहले हमें खुश होना चाहिए। पहले हम ये मान ले, पूछ ले, समझ ले कि ये खुशी क्या है। ऐसे हंसना खुशी है, हंस के बोलना खुशी है, सीरियस होके बोलना खुशी है, सीरियस होके सुनना खुशी है, चेहरे पे मुस्कुराहट लाना खुशी का सिग्निफिकेंस है, या आप चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं लाते, वो भी क्या है, खुशी का स्टेट है। So whether looking happy is happiness or whether being happy is happiness, हम यहाँ से बातें शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि being happy is happiness. आप being happy जब आप रहते हैं तो आप happy हो। अब सवाल ये है कि एक व्यक्ति खुश कैसे रहे। तो हम समाज के 3 तबके को देखते हैं, एक सबसे गरीब को, एक सबसे अमीर को, और एक वो तबका जो ना अमीर है ना गरीब। जनरल हम सोचते हैं, और फिर हम ये सोचते हैं कि इन तीनों तबके में लोग खुश कैसे रह सकते हैं, व्हाट इज द वे दे कैन बी हैप्पी। दुनिया में वही व्यक्ति खुशी का एहसास करता है जो कहीं ना कहीं से अपने व्यक्तित्व में पूरे दिन भर में कोई एक काम कंस्ट्रक्टिव करता है। आप ध्यान से सोचिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। दुनिया में वही व्यक्ति खुश रहता है जो पूरे दिन भर में कोई एक काम अपने दिल से कंस्ट्रक्टिव करता है, रचनात्मक करता है। देखिए, जब हम अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। जब हम उनके लिए कुछ खरीदते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। जब हम अपने लिए कुछ काम करते हैं, हमारा लैपटॉप आता है, हमारा फोन खरीद के आता है, तो हमारे लिए थोड़ी देर के लिए वो बहुत बड़ी खुशी हो जाती है। लेकिन ये सब चीजें आपके मेंटल स्टेट को कंस्ट्रक्टिव नहीं बना रही है। ये तो इंसिडेंट्स है, घटनाएं। सो कंस्ट्रक्टिव स्टेट क्या है? कंस्ट्रक्टिव स्टेट वो स्टेट है जो पूरे दिन भर में कोई एक ऐसा काम करता है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो नॉलेज शेयरिंग हो, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो अपनी बातों को दूसरों को बड़े लोगों की बातों को सुनना हो, या कोई कविता लिखनी हो, या कोई कहानी सुननी हो। कंस्ट्रक्टिव वो काम होता है जहां पे आप चीजों को अपने लिए सिर्फ नहीं रखते बल्कि दूसरों से भी बांटते। डिस्ट्रक्टिव काम वो होता है जो आपको तो डिस्ट्रक्ट करता ही है, उसको बांटने के बाद वो दूसरों को भी डिस्ट्रक्ट करता है। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेके चलिए, एक व्यक्ति सुबह उठता है लॉकडाउन में, हमेशा परेशान उठता है कि जो लोग, इतने लोग मर रहे हैं, चारों तरफ मर रहे हैं, इसकी चर्चा वो दिन भर करता है। उसके बाद वो ऑफिस जाता है और यही सोचता रहता है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। फिर वो लौट कर घर आता है, फिर यही चर्चा करता है, कोविड की ही चर्चा करता है। फिर उसके बाद वो अपने घर में अपने मोबाइल को देखता है, अपने फोन को देखता है और वो सो जाता है। दूसरा व्यक्ति है जो कहीं नहीं जा रहा है, वो घर में रहता है, वो भी अपने फोन को देखता है, वो भी अपनी मोबाइल को देखता है, वो भी यही चर्चा करता है कि कितने लोग कोविड में मारे जा रहे हैं, पता नहीं ये कोविड कब खत्म होगा। इसके बाद वो व्यक्ति खाना खाता है, वो व्यक्ति थोड़ा बहुत इधर उधर बालकनी में बैठता है, थोड़ी बहुत घर के लोगों से बात करता है, वो भी सो जाता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट, is it an effort from our side that we are trying to create a state of happiness? Happiness एक वर्ड में फ्रेग्रेंस है, वो गुलाब का फूल का रंग और गुलाब के फूल की सुगंध, अगर ये दोनों चीज दूसरे के पास पहुंच जाती है, दूसरा खुश हो जाता है। तो गुलाब को इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है और वो अपने आप को कांटों के बीच में खड़ा। एक गरीब आदमी, एक किसान जब खेत बोता है, जोतता है खेत को, तो वो सिर्फ उस लहर, उस फसल के बारे में सोचता है जो हरी हरी फसल जब उसके खेत में लहलहाती है, वो उसकी सोच में गुम रहता है और उसके सोच में वो दिन रात खेत को जोतते रहते हैं। मतलब ये है, कंस्ट्रक्टिव एफर्ट नीड्स अ सिंसियर एफर्ट वेयर देयर इज नो डायरेक्ट रिजल्ट। हैप्पी वो व्यक्ति होता है जो घर में पहला काम वो करता है जिसका डायरेक्ट रिजल्ट कुछ नजर नहीं आता,
लेकिन उसका इनडायरेक्ट बहुत बड़ा रिजल्ट आता है। वो सबसे बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम। अगर वो 2 पेज सुबह पढ़ता है, इसका कोई डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट रिजल्ट उसके नॉलेज एलिवेशन में उसका बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो धर्म के सामने, भगवान के सामने धर्म को याद कर किसी धर्म को मानता है, आस्था में डूबा है, और वो 1 घंटे का मेडिटेशन करता है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है। उसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं आता, लेकिन ये उसको कहीं ना कहीं से खुशी के स्टेट में ले जाता है। वो अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन वो उसको खुशी के स्टेट में लेकर जाता है। वो घर की सफाई करता है, वो दिखता उसको ये है कि घर साफ हो गया, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट होता है जो वो एक क्लीननेस का कल्चर घर में पैदा करता है, जो बहुत दिनों बाद आता है। वो अपने किताबों को झाड़ता है, किताबों के पन्ने पलटता है, अपनी पत्नी के साथ बैठ के चाय पीता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है। उसका रिजल्ट तुरंत नहीं आता, लेकिन वो एक बहुत बड़े सकारात्मक भविष्य की ओर लेकर जाता है। मतलब ये है कि दुनिया का वो हर काम जो हम बिना रिजल्ट की आशा से करते हैं और वो प्रतिदिन करते हैं, वो हमें पहला कदम है हमारे खुशी के स्टेट में जाने का। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मदर्स इतनी खुश क्यों होती हैं? Why they are so happy? मदर्स अपनी जिंदगी के काम, प्रतिदिन के काम, अपने बच्चों की देखभाल, अपने हस्बैंड की देखभाल एज ए वाइफ, अपने परिवार की देखभाल, इवन अपनी नौकरी, अगर मैं ओवरऑल वुमेन की बात, तो मदरहुड इतनी पावरफुल इसलिए हुई कि वो तुरंत रिजल्ट की आशा उसने कुछ नहीं रखी। नॉट अ सिंगल होप, की सिंगल एक्सपेक्टेशन व्हेन शी इज कुकिंग दैट व्हाट अदर पीपल आर गोइंग टू टेल हर। वो कुक करती है, वो खुशी के साथ कुक करती है, वो खुशी के साथ पढ़ाई करती है, खुशी के साथ नौकरी भी करती है, खुशी के साथ परिवार की देखभाल भी करती है, क्योंकि सभी के साथ एक खास बात जुड़ी हुई है कि वो डायरेक्ट रिजल्ट की आशा नहीं रखती। ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। आप जरा मिडिल क्लास में जाइए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाइए, औद्योगिकरण में जाइए। जब आप 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद का साइंटिफिक मैनेजमेंट जब आप टेलर का देखते हैं और पूरी मैनेजमेंट थ्योरीज देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि पूरी थ्योरीज को इस आधार पे बनाया गया कि इंडिविजुअल एफर्ट नीड्स टू बी असेस्ड। व्यक्ति के एफर्ट का मूल्यांकन होना चाहिए और उसका मूल्यांकन रिजल्ट के आधार पर होना चाहिए। नाउ यू सी इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोग दुखी क्यों रहते हैं? लोग दुखी इस बात से नहीं है कि उनका मूल्यांकन हो रहा है, लोग दुखी इस बात से रहते हैं कि जो एफर्ट, कंस्ट्रक्टिव एफर्ट उन्हें उसके पीछे डाला, उसको तौला रिजल्ट से जा रहा है, न कि उसकी सिंसियरिटी ऑफ एफर्ट से। वो चाहते हैं उनका बॉस आए, उनको एक शब्द कहे, उनकी पीठ थपथपाए और उनके उस सिंसियर एफर्ट की भी थोड़ी बहुत मतलब उसको क्या कहें, जैसे उसको प्रोत्साहन दे, थोड़ा उसको गाइड करे, थोड़ा उसको मोटिवेट करे। ये नहीं हो पाता। एंड देयर इज ए ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट एक बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच। तो जो काम आप बिना रिजल्ट की आशा से करते हैं और प्रतिदिन करते हैं, वो काम आपको सुख देता है, वो काम आपको खुशी देता है। अपने माता पिता को एक कप चाय पिलाना या अपने बच्चों के साथ बैठना, वाइफ के साथ बैठना, हस्बैंड के साथ बैठना, घर के किसी कोने की सफाई करना, पेड़ के पौधों में पानी, पेड़ जो आपके पौधे हैं गमले में जो सूख रहे हैं उनको पानी डालना, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसमें आप किसी रिजल्ट की आशा नहीं रखते, आप सिर्फ कर रहे हैं। तो जब आप करते हैं तो आपको सुख मिलता है। तो हम दुखी इसलिए हैं कि अपने घर का पहला काम भी रिजल्ट ओरिएंटेड चाहते हैं। We are unhappy lot, and particularly the middle class is unhappy lot, because whatever they do in the family or in organization or on the road, they have always believed that all effort leads to a certain result. If the result is not coming, that effort is in vain. कुछ मतलब नहीं है ऐसे प्रयत्न का जो प्रयत्न आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो आप उससे बोलेंगे कि क्या सर रिजल्ट जब नहीं मिले तो वो क्या वो अच्छी बात है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा आपसे कि रिजल्ट मिलना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि आप जो कार्य करते हैं अपने घर में, जो कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं, उस कार्य को रिजल्ट के ओरिएंटेशन से ना करें,
उस कार्य को सिंसियरिटी के ओरिएंटेशन से करें। अब बेटा जो आपका पढ़ रहा है वो इसलिए पढ़ाई कर रहा है कि उसको CGPA 8.5 आएगा, या वो टॉप करेगा, या अपने मम्मी पापा को A+ लाके दिखाएगा। वो पेंटिंग बना रहा है इस आशा से बना रहा है कि उसकी पेंटिंग नंबर 1 सेलेक्ट हो जाएगी एंड द चाइल्ड इज गोइंग टू रिसीव एन अवार्ड। वो एफर्ट, वो जब कविता लिख रहा है वो इस आशा से लिख रहा है कि उसकी कविता लाखों लोगों के द्वारा पसंद की जाएगी। दुनिया का वो हर काम जो सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड एफर्ट के साथ किया जाता है, जिन प्रयत्न का नाप तौल होता है, वो आपको बेजान करता है, वो आपको निष्ठुर करता है, वो आपको रूखा बनाता है, वो आपको सुखा देता है। आपको पता है हम लोगों ने अपनी जिंदगी में गूगल फिट क्यों अपनाया? हम लोग अपनी जिंदगी में जब वॉक करते हैं तो कदमों को क्यों इतना देखते हैं? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम थी, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेबल हुए। अगर हमारे हाथ में फोन नहीं है, अगर हमारे हाथ में वो बेल्ट नहीं है, तो हम गिन नहीं पाते कि हम कितने कदम चले, और हमें हैप्पीनेस नहीं होती। हमें लगता है कि अगर हमारा फोन ये बताता है, हमारी घड़ी ये बताती है कि हम 10,000 कदम चले, तो हमें लगता है आई हैव अचीव्ड। तो रिजल्ट ओरिएंटेशन टेक्स टू द अचीवमेंट माइंडसेट। जो लोग सिर्फ परिणाम के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अचीव करना चाहते हैं, एंड अचीवर्स आर ऑलवेज लोनर्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे फील अनहैप्पी आल्सो। बट व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग with a mindset which is most constructive, where you are putting your best of the effort without too much thinking about the result, then it is not an achievement mindset, it is an association based mindset. तो जो व्यक्ति अचीवमेंट माइंडसेट के साथ हर काम करता है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लड़खड़ाता है अपनी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं बुझता है अपनी जिंदगी, वो हमेशा अपने आप को रेस में पाता है, हमेशा रेस में पाता है, और वो जो रेस होता है वो उसको जिंदगी में हमेशा पीछे रखता है। उसे लगता है उससे कोई आगे निकलता है। लेकिन जो एसोसिएशन बेस्ड काम करता है, अगर वो मेडिटेशन घर में कर रहा है तो उसको देख के उसके बच्चे करते हैं। अगर वो चुपचाप वॉकिंग कर रहा है, अपनी बेडशीट को वो ठीक कर रहा है, अपने कमरे में वो झाड़ू कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, लिख रहा है, कविताएं सुन रहा है, बहुत राइट अच्छी मूवीज देख रहा है और उनकी चर्चा लोगों से कर रहा है, ये तमाम कंस्ट्रक्टिव एक्शंस जब वो करता है प्रतिदिन, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में वो एक एथिकल बेंट की तैयारी करता है, एक कल्चरल बेंट की तैयारी करता है, जो बहुत ही एसोसिएशन बेस्ड होता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होता। तो उस व्यक्ति का बच्चा दौड़ता इसलिए है क्योंकि दौड़ना फिटनेस का काम, वो इसलिए नहीं दौड़ता तो उसने कितने किलोमीटर्स दौड़े और कितने लोगों को उसने हराया दौड़। तो ये खास बात, जो पहली बात आप लोगों को मैं इन अ नटशेल समझाना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, थिंक लाइक ए मजदूर लेबरर, थिंक लाइक ए लेबर, थिंक लाइक ए फार्मर, थिंक लाइक ए पुअर पर्सन। उस आदमी के बारे में सोचिए जो मुंबई से उड़ीसा की यात्रा शुरू किया होगा और उसने सोचा होगा कि 1500 किलोमीटर, वो कहाँ सोच पाया होगा मैं पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। व्हाट अबाउट द रिजल्ट? वो नहीं सोच पाया होगा कुछ भी, और उसके दिल में उसके माँ बाप होंगे, उसके दिल में उसके पत्नी बच्चे होंगे, उसके दिल में उसका गांव होगा, सब कुछ होगा उसके दिल में, और वो चल पड़ा। उसे नहीं पता उसके साइकिल की टायर फटेगी या नहीं फटेगी, उसे नहीं पता उसके पांव घिसेंगे या नहीं घिसेंगे, उसे नहीं पता था कि वो जिंदा रहेगा भी कि नहीं रहेगा, लेकिन उसके मन में वो कंस्ट्रक्टिव विचार था, वो पर्पसफुल विचार था, वो एसोसिएशन था, वो लगाव था, वो जुड़ाव था। वो जुड़ाव उसको अपने गांव से था, अपने परिवार से था, उस मिट्टी से था। राष्ट्रवाद क्यों नहीं आया? Why we struggle for nationalism? Why we always struggle? 1885 Omesh Banerjee says India is a nation in making. भारत एक राष्ट्र बन ही रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राष्ट्रवाद आपको ऐसे नहीं आता। जब आप राष्ट्र में काम करते हैं और हर बार ये सोचते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, बॉर्डर पे खड़ा मिलिट्री का जवान इतने बर्फ के बीच में धंसा हुआ, कहां से वो खुश रहता हो?
क्या वो हर काम रिजल्ट के लिए करता है? वो सुबह से अपनी ड्यूटी रिजल्ट के लिए करता है? नहीं, उसको अपने मुल्क से एसोसिएशन है, और वो एसोसिएशन ही उसको इतना स्ट्रेंथ देता है कि वो हर दिन किसी भी परिस्थिति में उस बर्फ के बीच में खुश रह सकता है। तो आप सब लोगों को बहुत नटशेल में, संक्षेप में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप शायद जानते भी होंगे कि हम अपनी जिंदगी में एक रेस में आ चुके हैं, हम अपने जीवन में एक कंपटीशन में आ चुके हैं, हम जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं, घरों में, रिश्तों में, आसपास, और नहीं तो अपनी उम्र से। हमें इससे बाहर निकलना हो, और ये बाहर हम तब निकलेंगे जब हमारे कम से कम अपने घर के कुछ कार्य रिजल्ट बेस्ड नहीं होंगे, परिणाम बेस्ड नहीं होंगे। खीर बनाने की इच्छा है, खीर बनाइए, पर इस आशा से ना बनाइए कि अगर खीर बेहतर ना बनी तो क्या हो, या खीर बहुत ही बेहतर बनी। वो भाव लाना होगा, यही भाव, वो पेंटर का भाव, वो पिकासो का भाव, वो मोजार्ट का भाव, वो मोहम्मद रफी का भाव, वो किशोर का भाव, जब वो रियाज होता है, वो लता मंगेशकर का भाव, वो रिजल्ट बेस्ड नहीं। सो ऑल एफर्ट्स व्हिच आर मेजर्ड, वो इंडस्ट्री उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है, एंड दे आर गोइंग टू पे अस फॉर दैट। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं, वी डोंट वांट एनी रिटर्न इन टेंजिबल टर्म, इट इज द इनटेंजिबल बिहेवियर, इट इज द इनटेंजिबल रिजल्ट दैट इज एनफ फॉर ऑल ऑफ अस। तो खुश रहिए, पहला काम, पहली सीढ़ी खुशी की, कि काम करिए, मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, लेकिन उसके साथ साथ परिणाम के बारे में प्रतिदिन सोचा न करिए। वो मेहनत आपके शरीर से हो, वो मेहनत आपके दिमाग के लिए हो, वो मेहनत आपके पढ़ने लिखने से हो, या वो मेहनत घर की देखभाल से हो, या वो मेहनत लोगों की सेवा से हो, बच्चों को बड़ा आदमी बनाने से हो। वो मेहनत करिए, लेकिन आप उस मेहनत के साथ साथ वो रिजल्ट का पुट नहीं लाइए। आप कहेंगे सर, is it easy? Is it easy that we should not think about the result and we keep on doing the effort? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, it is not easy. Then how we are going to make it easy? Concentrate करिए, meditate करिए. The meditation is an extreme state of a person, the most important state of a person, which decides that we can concentrate or not. Meditation एक ऐसा स्टेट है जो हमें बताता है कि क्या हम कंसंट्रेट करने लायक हैं भी या नहीं। तो कंसंट्रेट करना सीखिए, आप मेडिटेट करिए, इनसाइड आउट पर्सनालिटी बनाइए, आउटसाइड इन पर्सनालिटी ना बनाइए। जितना इनसाइड आउट पर्सनालिटी बनेंगे, उतनी ही पर्सनालिटी डिफरेंट होती जाएगी। जितनी आउटसाइड इन पर्सनालिटी बनेंगे, उतनी ही पर्सनालिटी कॉम्प्लिकेटेड होगी, अंतर विरोधों से भरी होगी। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कुछ न चाहिए ताजक शहंशाह। घर में तो कम से कम वो काम करिए जिसमें कुछ चाहिए नहीं। बाजार में तो सब कुछ चाहने का काम होता है। घर में तो कुछ करिए where you are not waiting for something. Please understand it. That is the most important part. आप कंस्ट्रक्टिव बनिए अपने परिवार के लिए। घर का खुश व्यक्ति बाजार में भी खुश होता है, लेकिन घर का उदास व्यक्ति बाजार के हाथ में खिल जाता है, और बाजार निर्धारित करता है कि तुम्हें कैसे खुश रखना है। मॉल में भेज के खुश रखना है, अल्कोहल दे के खुश रखना है, पार्टी में डाल के खुश रखना है, पैसे दे के खुश रखना है, या तुम्हें कुछ सामान तुम्हें दिला के खुश रखना है। इंसान की किस्मत बाजार के हाथ में तैरती है, और that's the way the great state of consumerism is. यही तो उपभोक्तावाद है जो ना इंसान को इंसान रहने देता है, ना पूरी तरह प्रोडक्ट बनने देता है। इंसान उसी बीच में संता चला जाता है, और फाइनली जब वो समझता है कि 30 साल मैंने जिंदगी बिता दी, लेकिन हमेशा मेरी खुशी बाहर पड़ी हुई थी, मेरे अंदर नहीं थी, वो इसलिए कि हमारे जितने एफर्ट थे वो रिजल्ट बेस्ड थे। बाजार ये चाहता है हम रिजल्ट बेस्ड काम करें, लेकिन परिवार में अपने अंदर आप कोशिश करिए कि अपने प्रयत्न से आगे बढ़िए, अपने प्रयत्न को महत्व दीजिए, अपनी ऑनेस्टी को महत्व दीजिए, अपनी ईमानदारी को महत्व दीजिए। जिस निष्ठा के साथ आप घर में काम कर रहे हैं, उस निष्ठा को महत्व दीजिए, अपने आत्मबल को बढ़ाइए। आपका आत्मबल सबसे बड़ा बल है, वो सबसे बड़ा बल होता है, और यही बल हमें सबसे सुख और खुशी के वातावरण में रखता है। तो
तो आप बोलेंगे सर गूगल फिट को ना रखा जाए, ना देखा जाए। अरे सब कुछ देखिए, सब कुछ देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन प्लीज क्रिएट ए स्टेट, दैट मेंटल स्टेट अपने अंदर पैदा करिए जो रिजल्ट बेस्ड नहीं है। अगर हाथ में फोन नहीं है तो भी 1 घंटे का वॉक होगा, तो भी 10,000 कदम चले जाएंगे। कान में अगर ईयरफोन नहीं है, म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो भी मेडिटेशन होगा। घर में कोई नहीं है तो भी घर की सफाई होगी। वो सुबह कभी तो आए, वो सुबह आ चुकी है। हमारे सारे काम वो लोग करते थे जो कमजोर लोग थे, जिन्हें हम पैसा देते थे और वो रिजल्ट लेकर आते थे। आज समय आया है कि आपको ये समझने का कि आपकी संगत अपने आप के साथ कैसी है। व्हाट इज योर एसोसिएशन विथ योरसेल्फ। इस एसोसिएशन को समझिए और एसोसिएशन बेस्ड पर्सनैलिटी अपनी बनाइए। अचीवमेंट बेस्ड पर्सनैलिटी से धीरे धीरे अपने को डिस्टेंस करें। टू बी हैप्पी, मैं अभी अपनी हैप्पीनेस, सेल्फ हैप्पीनेस की बात कर रहा हूं। व्हाट शुड बी द सेकंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस? द सेकंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज योर कैपेसिटी। व्हाट इज योर कैपेसिटी? आपकी योग्यता क्या है? आप क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? आपने कहा कि सर मैं अगर सुबह घर में उठूं तो मैं सर कविता लिख सकता हूं। आप कविता लिखिए। सर मैं तो बहुत अच्छी अच्छी कहानी पढ़ सकता हूं। आप पढ़िए। सर मैं तो घर की पूरी स्वीपिंग मॉपिंग सारा कर लूंगा, पूरे घर की सफाई कर सकता हूं, मुझे सफाई पसंद है, करिए। सर मैं खाना बना सकता हूं, आप बनाइए। कैपेसिटी। जो इंसान खुश रहता है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करता है। जो इंसान खुश नहीं रहता वो एक वर्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाने की तो ख्वाहिश रखता है, पर वो भी नहीं करता जो वो कर सकता है। प्री कोविड एरा में क्या हुआ? आप किसी से पूछिए, सर आर यू डूइंग टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? क्या आप अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं? अरे बॉस टाइम ही नहीं मिलता। आर यू डूइंग स्टडीज? अरे पढ़ने का टाइम कहाँ है। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन? अरे यार बात कर लो वही बहुत है। होल डे बिजी बिजी है, पूरी लाइफ ऑफिस और रोड में बीत जाए। और कोविड एरा में क्या हुआ? बॉस टाइम ही टाइम में, समझ में नहीं आता क्या किया जाए। गरीबों को आप कभी दुखी नहीं देखेंगे क्योंकि गरीब अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं। अगर उनको रिक्शा ढोने आता है तो रिक्शा को पुल करते हैं। अगर उन्हें झाड़ू मारने आता है तो वो झाड़ू मारते हैं। अगर उन्हें पढ़ने नहीं आता, पढ़ाने आता है तो वो बच्चे को पढ़ाते हैं, भले ही वो ना पढ़ते या पढ़ना नहीं जानते, पर उनकी कैपेसिटी है कि अगर उनका बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ बैठ जाते हैं और वो कहते हैं गर्दन उठाया तो गर्दन कट जाएगी, इसलिए पढ़ते रहे, चुपचाप पढ़ाई। वो अपनी कैपेसिटी से काम करते हैं। ये आप समझिए। हम लोग जो 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 रिसोर्सफुल क्लास है, जो साधन संपन्न क्लास है, वो अपनी कैपेसिटी से काम नहीं कर रहा। हमारी कैपेसिटी क्या है? वर्ब्स, क्रियाएं, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, दोस्तों को से बातें करना, अपनी अच्छी चीजों को शेयर करना, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना। कंस्ट्रक्टिव कैपेसिटीज हमारे अंदर बहुत, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप लोग सोचिए कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। डू यू नो व्हेन यू बिकम ओल्ड व्हाट हैपेंस? व्हेन यू विल बी 60, 70, 80, आप हमेशा सोचेंगे ओ माय गॉड, गिव मी 20 years more, I would have a 60. When you are 80 you will think I should have been 60. When you are 100 you would be thinking that I would have been 80. हर बार आप 20 साल कम मानते हैं, ज्यादा मानते हैं, सॉरी ज्यादा मानते हैं। क्यों मानते हैं ज्यादा? आप कम चाहते हैं, उम्र आपकी 60 चाहते हैं, पर 100 साल जीना भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? आपको लगता है यार मैंने अपनी कैपेसिटी से काम नहीं किया, मैं बहुत कुछ कर सकता था, मैंने किया नहीं, और ये आपको बहुत दुखी रखता है, बहुत दुखी। तो हम और आप अगर सिर्फ एक काम करें कि हम जो कर सकते हैं, अपनी मदर से हम बहुत इज्जत से, प्रेम से बातें कर सकते हैं,
फिजिकली उनको हेल्प कर सकते हैं, अपने फादर को फिजिकली हेल्प कर सकते हैं और अच्छे से बातें कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटी है, हम इतना ही तो करें। हम अपनी वाइफ से बहुत ऑनेस्टली और बहुत जेन्युइनली और बहुत केयर के साथ हम उससे एसोसिएट हो सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। हम यही करें। हम अपने बच्चों को, अगर कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो जो इंग्लिश पढ़ा रहा है वो इंग्लिश में ही अच्छा है, उसको साइंस नहीं आती, मैथ भी नहीं है, पर उसकी अंग्रेजी अच्छी है, वो अंग्रेजी ही पढ़ाए। और एक पिता जो है वो कहता है कि आई एम गुड इन हिंदी ओनली, उसकी कैपेसिटी में हिंदी है, वो हिंदी ही पढ़ाए और पढ़ाना उसकी कैपेसिटी है। कुछ तो इंसान की कैपेसिटी होती है जिससे उसका जन्म होता है। हर आदमी अपने जन्म में अपनी योग्यता कुछ लेकर आता है और वही योग्यता आपकी हार्नेस होते हुए बहुत बड़ी हो जाती है और आप एक महान व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो माय सेकंड सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज, apart from doing your sincere effort in the life, putting your constructive effort in the life, work around your capacity. अगर आप 500 मीटर चलने के लायक हैं, 500 मीटर ही चलिए, लेकिन सोचिए 1000 मीटर के लिए और चलिए 50 मीटर, ये तो आपको दुख देगा। अगर आप एक गिलास पानी फ्रिज से या फिल्टर से लेकर आकर पीने लायक है और दूसरे को सर्व करने लायक नहीं है, आप इतना ही करिए। आप एक कमरे में झाड़ू मारने लायक, आप झाड़ू कर सकते हैं, आप झाड़ू करिए। अपने माता पिता को आप चाय बनाकर पिला सकते हैं, पिलाइए। आप जो कर सकते हैं वो कर्म करिए। यह मत सोचिए कि मैं ये कर सकता हूं, आप करिए पहले। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। कृष्ण भागवत गीता में कृष्ण ने लिखा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति युद्धम समो बंधु कृत्वायम नौसीदति। हे पार्थ, हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य। हम सोचते बहुत, योग करेंगे तो क्या फायदा है, पहला वाला पॉइंट। रनिंग करेंगे तो क्या फायदा होगा, पहला वाला पॉइंट। अरे यार, योग करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कैपेसिटी क्या थी? वो व्यक्ति दूसरे से क्या कह रहा है, अरे यार मैं चाहूं तो मैं तो आधे घंटे कपालभाति कर लूं, मैं आधे घंटे अनुलोम विलोम कर लूं, मैं चाहूं तो मैं तो 2-2 घंटे कर लूं। अरे तो फिर किया क्यों नहीं? मैं चाहूं तो फिर चाह क्यों नहीं? अरे यार क्या बताऊं यार, मजा नहीं आ रहा लाइफ, तो मजा आएगा कैसे? अरे यार मेरी ना मतलब वो पैसे नहीं आ रहे ज्यादा, तो पैसे आएंगे कैसे? अरे यार नौकरी लगेगी तब आएगी, तो नौकरी कैसे लगेगी? रुको जरा एक सिगरेट पी लेता। So we have increased our negative capacity to booze, to smoke, negative capacity. और अगर कुछ नहीं हुआ, मान लीजिए अपना जीवन तो खराब हो ही रहा है, दूसरे को फोन उठा के फोन कर दिया, अब आप देखिए नेगेटिव कैपेसिटी। और बताओ क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ, और बताओ। हाँ और बताओ। अच्छा फिर क्या हुआ, तुम्हारा एरिया ग्रीन जोन है रेड जोन है, देखिए बात चलती जाएगी, एंडलेस बात चलेगी। और खाने में क्या तुम लोग ब्रेकफास्ट क्या ले रहे हो, और बच्चों का कह रहे यार बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस हो गया यार, एकदम तबाही तबाही हो गई, मत पूछो। देखिए आप इनकी कैपेसिटी देख लीजिए आप, 1 घंटे फोन पर बात विथ ऑल नेगेटिविटी। दिस इज द कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी we try to use, we know that we can have our powerful capacity. मजा तो तब है जो हमें आता है हम वो तो करें। एक ऑफिस में एक बॉस की कैपेसिटी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर सकता है, ये उसकी योग्यता है। लेकिन उस योग्यता में उसको इच्छा भी होनी चाहिए। विलिंगनेस लीड्स टू कैपेसिटी। आपको जो योग्यता मिली हुई है, उस योग्यता को तो आपको इच्छा पुश करेगी। यू हैव बीन विलिंगनेस फॉर दैट। और वो विलिंगनेस आपको तब आती है
जब बिना रिजल्ट के आप कोई काम करने की ख्वाहिश, तब विलिंगनेस आती है। तो हम अगर जिंदगी में अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार में पत्नी बच्चों का खूब ख्याल रखते हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी कम्युनिटी सर्विस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और देश की सेवा करते हैं, हम इस भाव से जब काम करते हैं तो हम ऑलवेज पॉजिटिव कैपेसिटी को बढ़ाने की ख्वाहिश है। ये हमारी पॉजिटिव कैपेसिटी है। और जो हमारी नेगेटिव कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती है और पॉजिटिव कैपेसिटी मैक्सिमाइज होती है। और पॉजिटिव कैपेसिटी के लिए जो विलिंगनेस आती है वो विलिंगनेस हमारे कंस्ट्रक्टिव एफर्ट से आती है जो रिजल्ट बेस्ड नहीं होती। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक रिक्शा वाला कभी सोच सकता है कि उसका बेटा कलेक्टर बनेगा? आप जरा सोचिए, उसको उस दिन नहीं पता है वो कितना कमाएगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी में है। उसके पहले का स्टेप पे जाइए, पूरी सिंसियरिटी से वो अपना रिक्शा धोता है, रिक्शे की सफाई करता है, वो गाना गुनगुनाता रहता है। उसे नहीं पता कि आज उसे कितने ग्राहक मिलेंगे, वो कितना पैसा कमाएगा, लेकिन वो ख्वाब बुनता है कि मैं अपने बेटे को तो कलेक्टर बनाऊंगा, ख्वाब बुनता है। तो जो वो एफर्ट करता है, रिजल्ट बेस्ड नहीं करता, वो एफर्ट करता है। जितनी उसमें शिद्दत है उस शिद्दत से वो एफर्ट करता है और वो एफर्ट उसको एक विलफुल स्टेट में लेकर जाता है, एक इच्छा बेस्ड स्टेट में लेकर जाता है, जहां वो अपनी योग्यता का इस्तेमाल करता है। वो किसी से आशा करता है कि कोई उसके बच्चे को कोई किताब देगा, वो अपने बच्चे की पीठ थपथपाता है, अपनी गरीबी में भी वो अपने बात को पूरे जोश के साथ रखता है, पूरे उमंग के साथ रखता है और बेटे को बहुत बहुत सटल वे में, सूक्ष्म वे में अपने सपने बांटता है। वो कहता है, बेटा कलेक्टर बनोगे, और वो बेटा उसको चुपचाप देखता रहता है। वो मौन संवाद होता है पिता और पुत्र में, पुत्री और पिता में, वो मौन संवाद होता है। और पिता कहता है, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे साथ। माँ कहती है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। यस, मेरी यही कैपेसिटी है, मैं यही कर देती हूँ। मैं खिड़की खोल देती हूँ, घर की सफाई कर देती हूँ, एनवायरनमेंट खड़ा कर देती हूँ, मेरी यही कैपेसिटी है। पर वो विलफुल कैपेसिटी, वो कलेक्टर बन के माँ बाप की सेवा करेगा नहीं करेगा, वो कैसा कलेक्टर बनेगा नहीं बनेगा, ये सवाल ही नहीं खड़ा। सवाल सिर्फ इतना है कि वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करते हैं। द थर्ड एस्पेक्ट, तीसरा मुद्दा, खुश रहने का। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीने की कोशिश करिए, ये खुश देता है, बहुत आपको सुख देता है। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो बहुत सुखी है। जो लोग अतीत में जीते हैं वो रोगग्रस्त है, वो दुखी है। जो लोग भविष्य में जीते हैं वो डरते हैं, सहमते हैं। लेकिन जो वर्तमान में जीते हैं वो संघर्ष करते हैं। They struggle. They are the tough nut to be cracked. कहा जाता है ना कि the going gets tough, the tough gets going. But in the present tense, they never think about the past. They never think about the future. हम तो इतने कमजोर लोग हैं कि असिस्टेंट मैनेजर अगर है तो यही सोच के मर जाएंगे कि डिप्टी मैनेजर और मैनेजर कब हो, डीजीएम है तो जीएम कब हो, असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एचओडी कब बने, और अगर रिटायर है तो एक्स डायरेक्टर, एक्स एचओडी उसको हमेशा अपने साथ जोड़े रहेंगे। हम छूट नहीं पाते, बाजार हमें मुक्त होने नहीं देता और हम खुशी उसी पद से, उसी पैसे में ढूंढते। तो आप कोशिश करिए वर्तमान में जीने की। अगर बच्चा आपका 10 साल का है तो उसको 10 साल का ही मानिए, 10 साल का ही मानिए। Don't think about your son or daughter. What will happen when he will be 23? What will happen if I will be there or not there? What will happen when I will become old? No sir, not at all, not at all. फिर हमारे चेहरे मुरझाने लगते हैं, फिर हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, फिर हमारी उम्र आने लगती है, मार्केट समझ जाता है, बाजार हमें बुलाता है, इधर आओ,
हमारे पास एक क्रीम है जो लगाते ही आप चमक जाओगे, चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको उसी के साथ LIC भी आता है, वो कहता है कि भविष्य आपका मेरे हाथ में है, जल्दी से बीमा करा लो। उसी के बाद एक फिक्स डिपॉजिट की स्कीम आती है, वो कहता है कि 12 साल बाद तुम्हारा पैसा इतना हो जाएगा। उसी के बाद एक रियल एस्टेट आता है, वो एक जमीन का टुकड़ा फेंकता है और ये कहता है ये जमीन खरीद लो, 30 साल बाद ये जमीन 3 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास नहीं होगी। That's the call of the market, that's the call of the consumerism, and that's the call of the capitalism. यही पूंजीवाद का मैसेज है। You cannot be happy, you will not be happy. The more you will try to become a being, आप जितनी बार एक इंसान बनना चाहोगे, जितनी बार अपनी रूह के करीब आना चाहोगे, हम तुम्हें तोड़ेंगे और तोड़ देंगे, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देंगे। If you want to happy, have a cigarette. If you want to happy, have a bag, booze, then you can be happy. You cannot be happy. Cannot be. और धीरे धीरे हम मरते चले जाते हैं, जीते हैं पर प्रतिदिन मरते हैं। इसलिए my dear respected those great people who are listening to me, all great stalwarts of ISTD, young boys and girls, friends, respected teachers, professors, engineers, doctors, administrative officers, जो भी लोग हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। जितना आप वर्तमान में जिएंगे, उस सुकून आपको मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा। बहुत सारे फैकल्टीज होंगे, ट्रेनर्स होंगे जो जुड़े हैं, ISTD से जुड़े हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, कोविड में अगर कुछ काम होता है, काम नहीं मिलता है, उसको कुछ भी मत सोचिए। Think about yourself and the day, use your capacity well. अपने को enrich करिए और वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। This is the series, this is the sequence to be happy. So the first one, what is the first one? The first one is, put your full effort is full victory, as Mahatma Gandhi said. Put your sincere effort without the result, particularly in the home. Association based. The second one, work as per your capacity, but you should work and try to enhance positive capacity rather than negative capacity. और जो तीसरी बात, always try to live in present rather than the past and the future. अब आप सवाल है कि सर, I will just take 5 to 10 minutes now. कि सर, मैं दूसरों को कैसे खुश रखूं? तो उसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत है, वो तो हमेशा याद रखिएगा। One who wants to please everyone pleases none. नहीं, उसको जो सभी को खुश रखना चाहते, please mute your mic, please. Whoever has on, please mute your mic. तो जो लोग दूसरों को खुश रखना, सबको खुश रखना चाहते हैं, वो बाकी तो हम लोग क्या किसी को खुश नहीं रख पाते। हमारा आदमी है ना, They have never tried to make other persons happy, but they are not successful. हमारा आदमी नहीं है। हर बार Excuse me, please mute your mic. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So the most important part is, you should try to be happy. It means you should try to do these all efforts. These all efforts will make you happy. और आप पूछते हैं सर मैं दूसरों को कैसे खुश रखूं? उसका मैं जवाब दे रहा हूं. That is very important. अगर दूसरे वो लोग हैं जो लोग अपनी जिंदगी में आपकी दखल की अहमियत समझते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा. That is a very important part of this happiness session. दूसरे वो लोग हैं जो आपके व्यक्तित्व की, आपके विचार की, आपके हेल्प की अहमियत समझते हैं और आपको चूज करते हैं. You are the chosen one. As an enlightened soul, you are the chosen one. You will make them happy. एक शर्त है, याद रखिए. तो अगर आप किसी को सर्व करते हैं, when you are serving somebody and the person is receiving your service, you are the chosen one.
When you are advising somebody, जब आप किसी को सलाह देते हैं और वो सलाह वो बिल्कुल आत्मसात करता है, then you are the chosen one. अपना समय, अपनी जिंदगी, अपना वजूद, अपना हर सेकंड वैसे व्यक्तियों, वैसे एनवायरनमेंट और वैसी सोच में बिताइए जहां पर आपके व्यक्तित्व को चूज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, एंड यू आर रिजेक्टेड, देयर इज अ रिएक्शन मोड, एक प्रतिक्रिया है, वो आपका बॉस हो, आपके सबऑर्डिनेट्स हो, आपके कुलीग्स हो, आपका परिवार हो, और वो आपको रिजेक्ट करते हैं, then you are not the chosen one. Become wise, become wise. The kernels of wisdom is everything in the personality. You cannot be a dumb and a fool. Not at all. You will not force people to listen to you. Not at all. You have to be a chosen one. क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि इंसान समझता है दबदबा की भाषा, पावर की भाषा, पैसे की भाषा, प्रोफाइल की भाषा और घमंड की भाषा। इस भाषा से इंसान बाहर नहीं निकल पाता। वो हमेशा अपनी मूर्खताओं में इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो आप ऐसे लोगों के साथ चूजन वन नहीं बन सकते। महात्मा गांधी को भी एक समय बहुतों ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट लोगों ने विवेकानंद को भी किया होगा, आर्गुमेंट उनके लिए भी रखा। बहुत से बड़े बड़े फिलोसफर्स रिजेक्ट हुए, बहुत से लोगों पे जेनरिक कमेंट्स मार दिए गए। इससे आपकी वैल्यू कम नहीं होती, आपका मूल्यमान, आपकी जो कीमत है, आप जो बेशकीमती है, वो आप कम नहीं होती। इसलिए ट्राई टू बी ए चूजन वन फर्स्ट। अगर कोई आपको सुनना चाहता है तो उसे कुछ कहिए। कोई आपको से मिलना चाहता है, उससे आप मिलिए। कोई आपसे पढ़ना चाहता है, उससे आप पढ़ाइए। अगर कोई ईमानदारी से आपसे हेल्प चाहता है और आपको पता है आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो करिए। तो आप मुझसे कहेंगे कि सर, if we are, it means कि where we are not chosen one, we should not go and try to make them happy. मैं आपको बता रहा हूं, when you are not chosen one, how you will be making the person happy? You tell me. When we become patient, जब हमें बीमार होते हैं, then doctor is the chosen one. Then the doctor makes me happy. When we watch a movie, then the movie chooses us. We feel happy. We choose the movie. We choose the doctor. So the person becomes the chosen one. वो आपका चुनाव करते हैं, प्रकृति आपका चुनाव करती है, रिश्ते आपका चुनाव करते हैं। जो आपको चुनते हैं वही आपसे बनते भी हैं, और जो आपको चुनते नहीं, वात्स्यायन अज्ञे ने उनके लिए लिखा, क्योंकि वो सर्प बनकर आपको डसते हैं और आपको हंस के डसेंगे, रो के डसेंगे, सोच सोच के डसेंगे, ईर्ष्या में डसते ही रहेंगे, पर वो आपको डसेंगे जरूर, क्योंकि यू आर नॉट द चूजन वन। तो आप कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं, मुझे ज्ञान मिला है, मैं इतनी बड़ी संस्था से जुड़ा हूं जहां पर ज्ञान ही ज्ञान है। तो आप समझिए, आप जिस पत्नी, जिस पति, जिस माँ बाप, जिस भाई बहन, जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस ब्रदर इन लॉ, जिस सिस्टर इन लॉ और ढेर सारे लोगों के साथ आप रहते हैं, आपको इतनी समझ तो होनी चाहिए कि फॉर whom you are the chosen one. वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा, ऐ सर्प तुझे शहर में बसना आया नहीं। सर्प मीन्स इंसान। ऐ सर्प तुझे शहर में बसना आया नहीं, तुम्हें सभ्य बनना किसी ने सिखाया नहीं। फिर ये विष कहां से लाया, ये डंक कहां से सीखा। शहीद होने के लिए तो जिंदा जरूर रहिए, पर पिस पिस के मरने के लिए जिंदा मत रहिए। आप जब किसी के लिए अगर आप हैं और वो व्यक्ति आपसे खुश होगा,
वो एनवायरनमेंट आपसे खुश होगा, वो आपको चुन लेगा। आप घर में जब पेट पालते हैं, एट द मोमेंट यू एंटर इन द होम, और वो पेट आपके बेटे के साथ खेल रहा है, and the pet is not coming towards you and you are saying, oh dear Jackie, come my son, come, but still the pet is playing with your son rather than with you, then you are the least one in the list. He has chosen first your son. आपको चुना दिया। बेटियां कमाल की होती हैं, शादी होके दूसरे घर चली जाती हैं, पर माता पिता को हमेशा एहसास कराती कि you both are the chosen one. आपको सुनती हूँ, आपको समझती हूँ, बिखरती भी हूँ तो आप ही से बनती हूँ। You are the chosen one. यहाँ तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़े होते ही लगता है हम ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं, हम ही सब कुछ है। हम ना किसी की सुनते हैं, ना कुछ सुनाने लायक रहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ दसते हैं। So dear friends, my suggestion to all of you is, we are here to make others happy, and we will make others happy, but not as a fool person, not as a fixed mindset, not as a struggling soul, rather than the enlightened soul. एक ऐसा व्यक्ति जो enlightened है, जो chalk and cheese का difference समझता है, जो अंधेरे और उजाले का ही नहीं, अंधेरे और शाम का भी अंतर समझता है। वो समझता है इसका अंतर, उस अंतर को समझिए और मत बर्बाद करिए ऐसे लोगों के लिए समय। वो अनजाना व्यक्ति जिसके लिए आप chosen one है, oh, you should be the happiest for the person to pass on the best of this. बाढ़ का पानी मत बनिए, don't become the flood water. People will keep on cursing you. Become the rain water. Become that river water. Become that water, well water. Become that water that is needed for the people. वो पानी बनिए, वो जल बनिए, तब जाके आप जिंदगी में chosen one बने। और ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आप सिर्फ शांत रहिए, आपको पता चल जाएगा। ऑफिस में, घर में, सड़क पर, बातचीत में, ट्रेन में, फ्लाइट में, that you are the chosen one. अगर आपको अपने मौन से बेहतर शब्द मिले, the great महात्मा गांधी said, अगर आपको अपने मौन से बेहतर शब्द मिले, तभी बोलिए। मतलब ये, ऐसे लोगों के पास अपने शब्द ना बर्बाद करिए जो उसमें अर्थ नहीं, लेकिन उसको अर्थहीन जरूर बना दे। Don't waste your time. Don't waste your time. Just become a chosen one for others and try to lead the life happily. With these all kind words, I, Nanditesh Nalay, just want to pass on my gratitude to the great ISTD, the great people who are associated with ISTD, and that all great institutions and the people who are for this program associated, for all those people, my all sincere thanks. और मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे ये इज्जत दी, मौका दिया, इतने लोगों से कनेक्ट होने का मौका दिया, थोड़ी देर के लिए मुझे chosen one बनाया, और that I'm extremely grateful, thankful. Thank you so much. Thanks a lot. अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करें या? थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सेशन। और मैं तो खुद आपके सेशन को सुनना, मतलब नो व्यूज, इट्स लाइक very great, really a great session sir, and मुझे बहुत सारे compliments आपके लिए इसमें मिल रहे हैं। so बट हम उस तक जाएंगे, हम क्वेश्चन तक भी जाने से पहले सर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आपको हमेशा सेशन के बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाते हैं, तो क्यों ना हम वो एक्सरसाइज भी करें यहाँ पर।
अच्छा ठीक है, तो वो एक्सरसाइज ये है कि जो भी सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड मैं वर्ड्स पार्टिसिपेंट से लेता हूँ और फिर वर्ड्स को कनेक्ट करके मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, जिससे क्रिएटिविटी बढ़े, रचनात्मकता बढ़े। तो मैं चाहूंगा कि हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई वर्ड पार्टिसिपेंट मुझे दें, आपको दें और आपके माध्यम से मुझे मिले, और मैं फिर उस पर बताऊं कि उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो शब्द आपका अपना हो जाता है और आप एक रचनात्मक व्यक्ति, क्रिएटिव व्यक्ति बन जाते हैं। सो प्लीज शेयर। एम्पैथी एंड कंपैशन फ्रॉम मिस्टर अरविंद कुमार। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा भारी भरकम वर्ड है, पर इसको बहुत आसान करता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ, a very good evening everybody, I am empathy as well as compassion. Oh dear empathy, where are you? Because the best part of you is you understand others. यहाँ तो पूरी उम्र निकल गई दूसरों को समझते समझते। So what is the best part of you, empathy? When you go inside others, when you will come inside me, I will be capable enough to understand the pain and pleasure of my father, my mother, my wife, my children, and those community. Oh dear empathy, why you are not with us? You are most of the time with the lower class. You are most of the time with different type of people. But you are not traveling a lot with that society which is called consumer society. Keep on coming, empathy. Keep on coming. Because a lot of people are struggling in their life. They don't try to understand others. They want written words to understand. They want vocal words to understand. जब तक उनको अपना दर्द बताया ना जाए, तब तक कोई समझता नहीं। दर्द बताने के बाद भी कोई किसी का पेन नहीं समझता। ओ डियर एम्पैथी, आजकल हो सके इन द कोविड एरा आप हमारे यहाँ भी आना, और हो सके तो बी विथ मी फॉर द लॉन्गर वर्जन। इससे हो सके तो मैं अपने मुल्क का पेन समझ सकूं, अपने देश का पेन समझ सकूं, अपने माता पिता, परिवार, सब बच्चों, सबको समझ सकूं। एम्पैथी, मैं बहुत कमजोर हूँ इसमें। एंड डियर कंपैशन, you are nothing. The moment empathy walks, compassion happens. So empathy, जब तुम्हारा हमारे साथ रहना होगा, when you will be with me, compassion will be always staying with me. So empathy in action is called compassion. So try to be more empathetic, and from today onwards, request empathy that it should also get shelter within you. Thank you so much. So the next word is gadgad. गदगद, अरे गदगद, कहाँ हो भाई तुम गदगद? अब बताओ कब, मैं तो यार कब पिछले जब मैं बचपन में था ना गदगद, तो मैं जोर जोर से हंसता था, तो लोग कहता था ये तो खुशी से गदगद हो गया। मैं तुम बता नहीं सकता था कि मैं अपनी खुशी रोक ही नहीं पाता था। क्या बताऊं गदगद, जैसे बड़ा होता गया, बेजान होता गया, निष्ठुर होता गया, रूखा होता गया, मुस्कुराता हूँ गदगद, तंज करता हूँ अब लोगों पर कड़वे बाण फेंकता हूँ, लोगों को डसता हूँ गदगद, हंसता हूँ तो उससे विष निकलता है गदगद। कहाँ हो तुम गदगद? अब तो ऐसी स्थिति है कि अगर मेरा बेटा और बेटी भी कुछ कहते हैं, परिवार भी कुछ कहता है, तो गदगद नहीं हो पाता। तुम रहो यार, तुम रहो हमेशा, और तुम मुझे क्लीन करो। कम से कम तुम रहोगे तो कुछ आए या ना आए, लाफ्टर क्लब में तो शामिल नहीं हूं ना, अकेले ही बैठ के गदगद तुमसे मुलाकात करता रहूंगा। थोड़ा तुम मुस्कुराना, थोड़ा मैं हंसूंगा, इसी में वक्त निकल जाएगा गदगद, आना जाना जारी रखना। क्या बात सर, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। सर एक वर्ड है डॉक्टर ऋचा जैन, जॉयफुल। Enjoyful. So I'm sorry. Joyful. Joyful. So very good evening, everybody. I am joyful. Do you know what does happen when I am joyful? I will walk a lot. I will run a lot. I will sing a lot. I will speak a lot. So family will understand that I am in a joyful mood. So my all external actions will prove that I am 100% joyful. But the moment the dear joyful you leave me, I am completely silent. I am quiet. I am in my shell. I don't move, don't walk, don't run, don't jump. I am standing still at one place, and I am like a bottle who is a corpse. एक जिंदा लाश बन जाता। So dear joyful, only a sincere request. Why you come with appraisal? Why you come with money? Why you come with profile? Why you come with future? Why you come with so many lands, so many deals? Why you come with agreements? Why you come with negotiations? Why you come with networking joyful? Why you are needed this? गदगद से कुछ सीखो joyful, गदगद से कुछ सीखो. Try to learn with गदगद. Gadgad will help you a lot.
that you have to be alone. You cannot carry these all burden and baggage in your personality, Joyful, because when you come with this, you are not the same. You are highly artificial. Keep on coming, Joyful, but be clean, clear, crystal, and alone. You don't need to carry this baggage because you are enough to make me happy. We are joyful. Onita ji, good evening. I used to, Onita ji, I used to ask one question to Nanditesh Nilay ji. Sir, Yes, sir. next 2 minutes, we have few words, wonderful exercise going on. Okay. Just 2 minutes. So Okay. I'll be inviting you. Sir, success. सक्सेस, ओ डियर सक्सेस, सफलता। क्या बोलूं तुम्हारे सफलता, क्या बोलूं सफलता तुम्हारे बारे में। पता ही नहीं चलता कि हम तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम हमारा पीछा करते हैं। आज तक पता नहीं चला तुम हो कौन, आज तक नहीं पता चला। स्टैंडर्ड 1 में पता चला 100 में 100 लाना ही सफलता है। जब 10th में आया तो चला 100% ही सफलता है। जब ग्रेजुएशन हुआ तो पता चला IIT में एडमिशन होना ही सफलता है। जब कलेक्टर बना तो लगा कि IAS बनना सफलता है। और जब रिटायर हुआ तो पता चला कि कितने मकान, दुकान और जमीन खड़ा किया, ये सफलता है। तुम हो कौन सफलता, और इतने अबूझ क्यों बने हुए हो? साफ साफ नहीं बता सकते तुम कौन हो? तुम बता दो कि तुम हो कौन, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, तुम्हारा पूरा फ्रेमवर्क क्या है, तुम्हारा पाठ्यक्रम क्या है कि जिसको मैं पढ़ सकूं और समझ सकूं। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम क्या हो, तो बताओ तुम क्या हो। सफलता ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस एक मुकाम हूँ। जब तुम उस मुकाम पे आते हो तो मैं तुम्हें कहता हूँ फिर दौड़ो आगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम सबसे ज्यादा मजबूत क्रीचर हो। मैं मकाम हूँ, तो मुझे कभी पड़ाव मानना, बस मानना, मकाम मानना, मुझे मानना कि मैं एक ऐसा मोड़ हूँ जिस मोड़ से आगे जाने का सफर फिर शुरू होता है। तो मुझे कभी अपनी मंजिल मत बनाना। जिन लोगों ने मुझे मंजिल बनाया वो अपने आप को अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल कहते हैं। मैं फुल स्टॉप नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मकाम हूँ। बस चलते रहना मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता चलूंगा कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम किस मिट्टी के बने हो। आसपास रहना और हमें हमेशा इज्जत से प्रयोग करना। मैं सफलता। Brilliant. नेक्स्ट वर्ड। Brilliant. नेक्स्ट वर्ड है। The next word. नेक्स्ट वर्ड। ओके, सो ब्रिलियंट। द मोमेंट दिस वर्ड कम्स ब्रिलियंट, जैसे ही ब्रिलियंट तुम आते हो लगता है कि मेरे अंदर चमक ही चमक आ गई है। क्या ये क्या होता है किसी को प्रशंसा करने के लिए एक शब्द बोलना, वो ब्रिलियंट होता है। मैं क्या करूं, कैसे बनूं ब्रिलियंट, बताओ। अच्छा, सो ब्रिलियंट बनने का मतलब ये होता है कि तुम जो काम करो उस काम को कुछ खास ढंग से करो, उस काम को कुछ दिल लगा के करो, उस काम में कुछ शिद्दत डाल के करो, ये ब्रिलियंट है। या ब्रिलियंट का मतलब ये होता है कि बॉस ने पीठ थपथपाया तो तुम मान गए कि तुम ब्रिलियंट हो। अगर पिता ने कह दिया तो तुम मान गए कि तुम ब्रिलियंट हो। अगर किसी नेटवर्किंग में किसी व्यक्ति ने खंजर घोंपा और तुम वो पीछे से पीठ पे थपथपा के कहा कि तुम ब्रिलियंट हो, तो तुम मान गए ब्रिलियंट हो। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ तब हूँ जब तुम दूसरों को ब्रिलियंस, मेरा जो सम्मान है, मेरी रोशनी है, वो दूसरों तक पहुंचाते हो। तो जब तुम अपने पिता तक पहुंचते हो, यू आर ब्रिलियंट। जब अब तुम अपनी माँ तक पहुंचते हो, यू आर ब्रिलियंट। ब्रिलियंट सिर्फ कागजी नहीं होती। ब्रिलियंट का मतलब ये है कि सिर्फ और तुम्हारे अंदर सर्विस की प्रतिभा थी, तुम्हारे अंदर सेवा की प्रतिभा थी, तुम्हारे अंदर केयर की प्रतिभा थी, तुम्हारे अंदर इन सब चीजों की प्रतिभा थी। इसको सक्सेस के आसपास न नापना। सक्सेस तो पड़ाव है, ब्रिलियंट एक स्टेट है, अवस्था है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस एक काम करना, जब भी करना तो अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी सोच के कुछ करना, तो मुझसे तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी। मैं ब्रिलियंट हूँ। क्या बात। Thank you, Great. Thank you. I'm getting so many words, but in the meantime, let us have कुमकुम जेटली। Question. जी। कुमकुम जी अपने भी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, and then we'll have our national president with us. Good evening, Onita ji. A wonderful session organized by you. After a long time, I have heard that Nanditesh ji, very core of my mind. Where Nanditesh, any program is there, I'm in the world,
I will connect Nanditesh. But I know Nanditesh many years, many months, many days. He is a wonderful speaker. I have heard many of his speaks here and there. Thank you, Nanditesh ji. After a long time, you are coming to ISTD fold again. And thank you, Honors. Anita ji and Kota has bring the real jewel of the ISTD again. Thank you. We will continue against this. Thank you, Natras Kota sir. chapter. Natras Kota sir, thank you so chapter much. for doing this wonderful program. And Kota is a very small chapter, but activity-wise, it is one of the best chapter. So best chapter many times, many NC member is there. Kota chapter best member award. They have done 4 or 5 times. You are muted. Natras sir, where are you going? I need a result after work. So how can we survive without a result? Can you repeat Yes, your sir. question, sir? Hello? Sir, आप एक बार अपना question repeat करिए, please. Nandita ji told, work hard but do not ask for result. Work hard but do not ask for result. आप काम करके जाइए, result मत पूछिए. But as a human being, without result, how can we survive? So result is required for surviving. So Nandita ji, हम result छोड़ के हम कैसे survive करेगा? How can I survive without a result for anyone? Okay, sir. So I will answer this very simply. For पहले मैं कहना ये चाहता हूँ नटराज sir, whatever the good words you have said about me, I know you have been always there in the Calcutta. If there is somebody who is very important to me is Natras sir, और मैं आपको हमेशा बहुत regard and respect करता हूँ. And you have taken the ISTD at the next level. I know that. And your leadership. Now your question is, मैं इस question के पहले एक खास बात कहना चाहता हूँ. परिणाम जो होता है वो किसी भी काम का आकलन होता है. Result is always the evaluation of your effort, assessment of your effort. लेकिन that evaluation and that assessment is not required in the home because you are not receiving anything in terms of monetary terms. नहीं सडे में हो रहा था सडे भेज दो. Please mute करवा दीजिए माइक अनीता जी. जी सर. Yes sir. Please mic mute करवाइए please. जी सर. या आप अपने साइड से म्यूट कर दीजिए. मैंने किया सर. Still is coming. BED 67E07 Anita ji. Yes. Please mute your mic. Okay. So पहली चीज ये है नटराज साहब, what I was trying to propose is that in the home, in the close relation, therefore the family is very important. To make yourself happy, to come in the state of happiness, your home effort should not be assessed by the result every time. Because you are not getting anything in return. In the office you are returning, you are being paid to perform. You are being paid to perform. And you are now surrounded for external customers for that. So the result matters in that effort. Lekin to reach to that level also, you need a happy state. You need a happy mindset. And happy mindset is a contented mindset. And contented mindset is that mindset जो अपने घर के पॉजिटिविटी से ऑफिस को प्रभावित करता है. वर्क लाइफ बैलेंस की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि we try to influence the life means home from the work side rather than we should influence the work from the life side. तो सबसे पहली बात ये कि रिजल्ट का काम ऑफिस में जरूरी है, जहां पर आप बिल्कुल एक आउटपुट बेस्ड काम करते हैं, and for that effort you are being paid and you have to be returning lot of things to the organization क्योंकि आप उससे रिसीव भी करते हैं. लेकिन in the family it is only an investment, emotional investment, spiritual investment, financial investment.
आप इसमें रिजल्ट की आशा नहीं कर सकते कि अगर आप खाना अच्छा बना रहे हैं तो हर बार आपसे अच्छा खाना कहा जाए। आपने घर की सफाई कर दी तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, या आपने बर्तन धो दिए, या आपने बच्चों को पढ़ा दिया। These things are our sincere constructive effort in the family and that needs to be followed by us religiously, because कुछ काम ऐसे होने चाहिए हमारी जिंदगी में जो हमारे को बिना रिजल्ट के खुशी दे, जिसका आकलन हम ना करें, but we should keep on feeling it. And the last part that is very important, if an old father, अगर एक बूढ़ा पिता अपने बेटे से, आपका बेटा अपने पिता से यह बोलता है कि आपने मेरे लिए क्या किया, और वो उनका आकलन उस पैसे से करता है कि जो उसके पैसे पिता से मिले और पिता से और मिलेंगे, या पिता ने उसको धन दौलत शोहरत दिया या नहीं दिया। जब वो ये सवाल करता है तो पिता विचलित होता है, परिवार विचलित होता है, समाज विचलित होता है, क्योंकि दुनिया में अगर हर संबंध सिर्फ और सिर्फ इसलिए टिकते हैं कि वो रिजल्ट बेस्ड होते हैं, तो वो अचीवमेंट बेस्ड होते हैं। वो पुत्र भी पिता को हराना चाहता है। मुगल साम्राज्य का पूरा पतन इसी पे हुआ, क्योंकि हर पुत्र चाहता था कि वो पिता को हराए पहले वो गद्दी पाने के लिए। So you need to understand the context when you talk about the result. We must work for the result, but for the organizations, for the society, or lot of work in the society is without result. हमने पेड़ लगा लिए, वो पेड़ पे पानी डाल दिया, वो पेड़ 20 साल बाद कितना बड़ा पेड़ बनेगा, उस समय मैं रहूंगा या नहीं, वो मापदंड नहीं होना चाहिए। हमने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कोई दान कर दिया, उसमें मेरा नाम खुदा है कि नहीं, that should not be the aspect. तो लाइफ में जब तक आपका स्पिरिचुअल इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिसमें रिजल्ट नहीं होता, we don't get that happiness construct inside. हमारे अंदर वो बुनियाद नहीं बनती खुशी की, और जब वो खुशी की बुनियाद नहीं बनती तो हम ऑफिस के हाथ में खेलते हैं, हम समाज के हाथ में खेलते हैं, हम बाजार के हाथ में खेलते हैं। वहां पर हमारा आकलन सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल रिजल्ट से होता है, और अंत में वही बीमारी हमारे घर आती है। पति पत्नी बच्चे सब हमारा आकलन उस रिजल्ट से करते हैं कि आपने हमारा क्या किया और क्या नहीं किया। So the most important part is we should work with result, but not in the family front, not for those social activities, but some XYZ activities where we are receiving certain outputs from that input. Thank you, sir. Thank you so much. Excellent, sir. Excellent. I'd like to hello. Yes. If permitted, I would like to slightly elaborate on this. What you had said. Sir, can we have Kumkum ji first? Can we have Kumkum ji? No, this is in continuation with what Dr. Nilay has just said. Right, sir. See, Dr. Nataraj asked a question, and this question has been already answered in Bhagavad Gita, where we say that karmanebhya adhikaraste ma phaleshu kadachan. Now, the problem is in translation. When we translate the reward as the result. We are not to worry about the reward. We are to worry only about the result. See, if we keep on thinking about the reward all the time, we will not put in our best effort into the whole process of doing something. So, basically, result is always important. Whatever you are doing, because if you are not getting a result, all your work is useless. You have to get the result, but don't worry about the reward. For your effort, whether you will get the reward or not, that is another question. Right? Thank you very much. Thank you. Excellent, Nandan ji. Excellent. Excellent. You. Now I ask Kumkum ji to please come forward. Please unmute yourself. Okay. Fair. Kumkum ji, quickly. नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं फाइट की टू अनलॉक योर इनर हैप्पीनेस के लिए बोलूंगी। फर्स्ट, भावनाएं क्षणभंगुर हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जब वे आते हैं तो उन्हें जाने देने के लिए तैयार रहें और कृतज्ञता की खुराक जोड़ें और ज्यादा खुश रहेंगे।
कृतज्ञता के साथ वर्तमान क्षण में जीते हैं। निर्णय जारी करें, उम्मीदें जारी करें, अपनी खुशी के लिए भीतर देखो। लुक विद इन फॉर योर हैप्पीनेस, चूज टू बी हैप्पी। खुशी के लिए गुप्त अनलॉक करने के लिए उल्लेखनीय आसान तरीके। कम के लिए समझौता ना करें, चीजों को बहुत गंभीरता से ना लें। जीवन एक चॉकलेट का डब्बा है। वास्तव में 3 रास्ते खुश रहने के लिए: शुक्राना, मुस्कुराना और किसी का दिल ना दुखाना। खुशियां तो चंदन की तरह होती हैं, किसी और के माथे पर लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक उठती हैं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दोगे तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, क्या बात है थैंक मैडम, यू सो मच। आपने आप थैंक यू। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? बताइए। सी, डॉक्टर नंदितेश निलय जी ने जो केक रूपी सुख का केक परोसा था, उस पर काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा मैडम। लेकिन उससे एक प्रश्न मेरे, एक तो नंदितेश जी, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और जैसा मुकेश जैन साहब ने कमेंट में लिखा है, सरस्वती माता सरस्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर है, उन्होंने लिखा है, बट मैं उनसे सहमत हूँ, बहुत अच्छा दिया। मेरा प्रश्न ये है कि मैडम ने भी अभी बोला कि खुशी का तिलक लगाओ लोगों के, लेकिन मैंने करीब 38 इयर्स काम किया, और बहुत सारे लोग, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, खुश रखता हूँ लोगों को, पर बहुत लोगों ने मेरे को, आपकी खुशी दूसरों का दुख, मतलब लोग अपने दुखों से दुखी नहीं, दूसरों के सुखों से दुखी हैं। And so many people advise me not to share your happiness with few, not many, few guys. तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे सुख जो है किसी का दुख बन जाता है? तो दुखी आत्मा को सुखी आत्मा कैसे कन्वर्ट करें? बस थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी सारी बातें की, और मुकेश जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे जो भी शब्द कहे। भगवान करे सब पर मां सरस्वती की कृपा बनी रहे। और सवाल ये है कि हमारे खुश से दूसरे लोग दुखी क्यों हो जाते हैं, और हम तो दूसरे लोग सर दुखी इसलिए हो जाते हैं कि वो दुखी हैं। yes. इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, वो दुखी है। नहीं, उनको भी सुखी गंगा का सुख मिले। उसको पहली चीज तो ये समझना है आपको कि हम दुखी हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि हम अपनी कैपेसिटी से कोई काम कर ही नहीं रहे, हम अपने कंस्ट्रक्टिव काम घर में नहीं करते, हम कुछ करते ही नहीं, सोचते हैं और पैसे की ताकत को ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, और ताकत से खुश होना चाहते हैं। तो ताकत से तो मसल्स बनते हैं ना, खुश तो नहीं रह सकते आप। तो दूसरे इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो दुखी हैं। आप इसको ऐसे ही मानिए, लेकिन आप बोलेंगे सर फिर मैं क्या करूं? अब ये इंपॉर्टेंट बात। तो मैंने एक लाइन बोला था कि मौन से बेहतर शब्द है तभी बोलिए। मतलब ये है कि आप एहसास अगर करते हैं कि यू आर द चूजन वन फॉर दैट पर्सन, तब तो आप अपनी खुशी जाहिर करिए। लेकिन अगर आप चूजन वन नहीं है तो अपने दुख भी एक्सप्रेस करने की कोशिश न करिए। थैंक यू वेरी मच। कि आप मौन को, जब उनको ऐसे लोगों के साथ सिर्फ एक ही तरीका है, वो है मौन। अपने मौन के साथ रहिए, मौन आपको बहुत चैन देगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं चाहूंगी मुकेश जैन साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीलेश नंदितेश, seeing you after so many years. I am very delighted. Thank you. Thank you. जैन साहब, you must be thankful to Miss Anita कि आपको Anita ji always very kind and nice, and she is
She is doing wonderful work ना ये for ISTD. इंटर चैप्टर रिलेशनशिप है। डेली चैप्टर कोटा में आता है, कोटा चैप्टर भी डेली आता है। मैं यही बोल रहा हूँ, 2 दिल्ली वालों को अनीता जी ने मिलवाया। All we are working together. डॉक्टर नीले, आजकल ये कहा जा रहा है कि जो आदमी हंसी खुशी अपने को और अपने परिवार को 2020 से 2021 में ले जाएगा, वही सबसे सुखी और खुश आदमी होगा। इसमें आपको क्या कहना है? इसमें सीधी सी बात है कि 2020 से 21 में अगर नहीं ले पाया तो मर जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है। इसको कैसे जनरेट करें? ये खुशी और माहौल कैसे जनरेट करें? हाँ, मैं आ रहा हूँ उस बात कि 2020 से 21 तक अपने परिवार को ले जाने वाला व्यक्ति सबसे खुश रहेगा। उसका मतलब ये है कि 2020 में उसकी प्रायोरिटी पद नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, शोहरत नहीं होगा, बॉस के अप्रिशिएशन नहीं होगा, सामाजिक वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, घर होगा, उसके माँ बाप होंगे, उसकी पत्नी होंगे, उसके बच्चे होंगे, उनका हेल्थ होगा, उनकी पढ़ाई होगी, उसका म्यूजिक होगा, उसकी वो किताबें होंगी जिससे वो अधूरा रहा, जिसको वो पढ़ नहीं पाया। तो 2020 में वो पहली बार जीने की कोशिश करेगा जो वो पिछले 30 साल से जिया नहीं, और अपने बच्चों को भी जीने के रास्ते पर लाएगा। फेसबुक से बाहर निकाल के, यूट्यूब से बाहर निकाल कर उनको जीना सिखाएगा, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को और अपने आप को। तो 2020 का साल जीने का है। जीने का मतलब ये नहीं कि ये सांस लेने का साल है, ये सांस लेने का ही साल नहीं है, ये साल आपका आत्म मुलाकात का भी है, आपसे स्वयं का मुलाकात का भी है। ये साल कि आप वास्तव में किस मिट्टी के बने हैं, 30 साल आप बने क्या, आपको पहली बार इस माहौल में रहने का मौका मिला है, आप कैसे रह पाएंगे इस माहौल में, ये मुलाकात करने का साल है आपका। कि जब एक शेर है कि जब भी मिला अपने से परेशान मिला, कितना मशरूफ मेरे अंदर का इंसान मिला। तो वो इंसान जो बेचैन था, वो इंसान कितना शांत है, कितना सच्चा है, कितना क्लीन है। और पहली बार तो इंसान की गाड़ी सर्विस सेंटर में आई है 2020 में। इतने सालों से इसकी सर्विसिंग नहीं हुई है, स्पिरिचुअल सर्विसिंग। ये स्पिरिचुअल सर्विसिंग का समय है। पत्नी जो शिकायत करती रही कि तुम मुझे समय नहीं देते, आज पति और पत्नी के बीच ये समझने का समय है कि वो कितना समय एक दूसरे के लिए चाहते थे वास्तव में। और वो बच्चे जो शिकायत करते रहे कि मेरे पिता ने मुझे समय नहीं दिया, मेरी माँ ने समय नहीं दिया, आज यह भी देखने का विषय है कि वो बच्चे अपने पिता को कितना सुनना चाहते हैं। और वो बूढ़े माँ बाप जिनको आप समय के चलते उन पर आपने ध्यान नहीं दिया, आज सवाल ये भी खड़ा होगा कि 2020 में आपका दिल उनके लिए कितना धड़का। तो 2020 से 21 में जाने की यात्रा, यह यात्रा मनुष्य की यात्रा होगी, मानव की यात्रा होगी। यह यात्रा किसी डीजीएम और जीएम की नहीं होगी, किसी डायरेक्टर और चेयरमैन की नहीं होगी। यह यात्रा एक परिवार की होगी, जो परिवार परिष्कृत होकर 2021 में जाएगा और एक नए मुल्क बनाने की शुरुआत करेगा। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। नंदितेश जी, मेरा भी एक प्रश्न है। थैंक यू सर। नंदितेश जी, मेरा भी एक प्रश्न है। प्लीज सर, प्लीज। एक तो बहुत समय के बाद आपको देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और जो टॉपिक आपने चुना वो आज हर इंसान, हर व्यक्ति की एक बहुत बड़ी आकांक्षा है, अभिलाषा है। और खास तौर से जो ये कोविड टाइम्स है, इसमें जो सर्वाइवल का प्रश्न है, आपने बहुत अच्छे से प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन जब हम आते हैं, क्योंकि जो खुशी है वो हमारे अंतर मन की एक व्यवस्था है, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। उसका बाहर के जो मटेरियल कंफर्ट है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम उनके बारे में कैसे सोचते हैं या हम अपने आप मन से किस तरह से उसको समायोजित करते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। मेरा प्रश्न केवल यह है आपसे कि कोविड के समय में, अभी आपने कहा भी भाई 21 तक जो ले जाएगा, वो जो बचा रहेगा वो 21 तक ले जाएगा, तो ऐसे कौन से इनिशिएटिव हम लोगों को लेने चाहिए जो हमको 2021 तक सफलता से हमारे परिवार को ले जाने में, क्योंकि देखिए कई ट्रॉमा भी है, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, ऑल काइंड ऑफ थ्रेट्स आर देयर। नाउ हाउ टू ओवरकम दीज थ्रेट्स
और अपने को एक बहुत ही संयत रूप से स्थिति को समझते हुए हम किस रूप से भवसागर पार कराएं, इसी बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। थैंक यू सर। पहले तो बस थैंक यू सो मच, मैं भी आपसे बहुत सालों बाद मिला, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कोविड के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। हम कोविड के टाइम में प्रकृति से मुकाबला नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइट विद द नेचर। 4.5 बिलियन ईयर्स में इंसान कभी प्रकृति को हरा नहीं पाया। तो अगर प्रकृति में ही ये कोरोना पैदा हुआ तो उसने इंसान की सबसे बड़ी शक्ति पर अटैक किया, उससे टुगेदरनेस वाली शक्ति, टीम वाली शक्ति, कि आप साथ साथ नहीं रह सकते, आप अलग अलग रहे। तो पहली चीज प्रकृति का सम्मान करना होगा। कोविड-19 अगर मैं घर में रहना में जरूरत से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो मैं अपना अननेसेसरी साहस लेकर सड़क पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा बीमार पड़ना मेरी वाइफ, मेरे बच्चों, मेरे माँ बाप सबको बीमार करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रकृति ने हमारे अंदर पैदा किया है कि हम आपसे जो चाह रहे हैं पहले वो काम करिएगा। पहला काम क्या है कि हमने आपको कहा है कि आपको ऐसे ही रहना है, तो हमें वैसे ही रहना होगा। जो मैंने बहुतों से लोगों को देख रहा हूँ कि जो वॉक करने बाहर निकल जाते हैं वो अपने को फियरलेस बताते हैं, और जो लोग घर में हैं वो फियरफुल हो गए। प्रकृति से क्या फियरफुल और फियरलेस? कौन जीता आज तक बताइए? जब धरती हिलती है तो पहाड़ों के रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लैंडस्लाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पहला, प्रकृति को रिस्पेक्ट करिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपके पास और क्या ऑप्शन, कि अगर जो कोरोना के अटैक का रास्ता है, उस अटैक के रास्ता का मुकाबला आप अपनी इनर इम्यूनिटी से ही कर सकते हैं। तो अपनी इनर इम्यूनिटी आप कितना बढ़ा सकते हैं इस वक्त? बढ़ाने का तरीका मेडिटेशन, बढ़ाने का तरीका योग है, बढ़ाने का तरीका प्राणायाम है, और बढ़ाने का तरीका पढ़ना और लिखना है, और आपके चॉइसेस ऑफ फूड है। 10%, 20% की कोरोना तो एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी पैदा करने के लिए आप ये सोचिए कि कोरोना का तो अटैक होगा, उन पे हो, किन पे हो, पर किसकी इम्यूनिटी किस कदर है उस पे काम करना होगा। तो सेकंड एस्पेक्ट ये है कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट 10% इंक्रीज करेगी हमारी इम्यूनिटी। इस पर प्रतिदिन काम करना होगा हम सबको। और जो थर्ड पार्ट है, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हमारे जीवन में बहुत क्रिएटिव पार्ट छूट चुका हमारी लाइफ से, बहुत छूटा है। हमें 20 पेज लिखे पता नहीं कितने साल हो, हमें कलम चलाए कितने साल हो, कितनी चिट्ठियां लिखने हमने छोड़ दी, पेंटिंग करना छोड़ दिया। वो जो छूटा है, उस छूटे हुए काम को निपटाने का ये साल है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये साल सिर्फ आत्मबल का है, ये साल सिर्फ आत्मचिंतन का है, और ये साल सिर्फ उस व्यक्ति का है जो इनलाइटेंड सोल है। ये साल समूह का नहीं, ये साल ग्रुप का नहीं है, ये साल टीम का नहीं है। प्रकृति ने हमारा चुनाव अलोन किया है, और हमें बता रहा है प्रकृति कि आपको वैसे ही रहना। बिना तो कोरोना वॉरियर्स जो अगर प्रकृति में वो लोग चुने गए, दैट विद इनलाइटेंड सोल, कि जो लोग पुलिस और मेडिकल साइंस में जो लोग हैं, मेडिकल फील्ड में वो लोग हेल्प करेंगे, तो उनका भी चुनाव प्रकृति ने किया है। उनके अंदर जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ाई है कि वो उनके साथ रहकर भी जिंदा निकल जाए। और आप देखिए कि जो लोग कहीं से कितने दूर हैं, ऐसे लोगों से वो अचानक संक्रमित हो जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगर ये जीने का साल है, तो ये साल कुछ करने का भी साल है। लेकिन प्लीज मेरे सभी लोगों से निवेदन है कि प्रकृति से मुकाबला मत करें। ये हमारा बोया है, इसलिए हम काट रहे हैं। We should not fight with the nature. We should not try to prove ourselves that we are better than you nature. We are better than you. हम मास्क हटा सकते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे, हम हाथ धो सकते हैं। जब ड्रॉपलेट्स इसके एयर में आ चुके हैं, it means we are in trouble time. तो अपने बच्चों को कहिए कि वो योग करें, आप योग करिए, मेडिटेट करिए, 1 आवर मेडिटेट करिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 1 आवर मेडिटेशन का ये समय है। हम और आप कहेंगे सर हो नहीं पाता, हम आप कहेंगे सर मन स्थिर नहीं रहता, हम आप कहेंगे सर मन एक जगह टिकता नहीं। यही तो 30 साल का इन्वेस्टमेंट है, यही तो उपभोक्तावाद, बाजारवाद ने हमें बनाया है कि जब जब हमने अपने से मुलाकात करनी चाहिए, बाजार हमें ऊपरी सतह पर लेके गया।
और वो सबऑर्डिनेट्स ने बताया कि हम कौन है, हमारे परिवार के लोगों ने बताया कि हम कौन है। हम नहीं समझ पाए कि हम कौन है। यह साल ये बताने जा रहा है कि हम कौन है, इसको पहचानने का ये साल है। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू नंदितेश जी, ब्यूटीफुल आंसर। थैंक यू सर। Now मैं डॉक्टर नीले, हेलो, नो वॉइस एट ऑल। डॉक्टर नीले, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। I think there is some network problem with Dr. Nile's connection. Now I invite there's a huge gap. Now I invite Hemant Sharma ji to give away vote of thanks for a wonderful session. यूं तो इच्छा नहीं होती कि इस सेशन को मैं खत्म करूं सर, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है और समय के चलते मुझे इस सेशन को रोकना पड़ रहा है बीच में। एंड यू आर नॉट ऑडिबल सर। हेलो, हाँ क्या हो गया? तो अब आप दे दो, संभालो आप। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हेमंत जी, आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। हैप्पी पर्सन इस धरती पर नहीं देखा मैंने, तो उन्होंने जो भी काम किया राम के लिए किया और राम को ही समर्पित किया। एंड आज मेरे को मौका मिला कोटा ज्ञान द्वार ISST के थ्रू नंदितेश सर से मिलने का, मुलाकात करने का, सुनने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने समय दिया और आपने इतने बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट को लिया और लास्ट के अंदर आपने कुछ बड़ी के साथ में तो दिया, बहुत ही जबरदस्त चीज था। अगर कभी मेरे को मौका मिला आपके साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने का तो जरूर चाहूंगा। थैंक यू सर। मैं अनीता जी का और सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस आज की वेबिनार और आज के इस कार्यक्रम का भाग पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। स्पेशल अनीता जी का जिन्होंने मेरे को बार बार ये मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिन्होंने सुना उनका भी धन्यवाद और जिन्होंने डिस्टर्ब किया उनका भी धन्यवाद। देखिए, जिन्होंने सेशन को मिस किया है उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और सही बात है कि आप जैसे कि आपने बोला कि ये वो प्लेटफॉर्म बना जब कई हम पिछले एक साथ फिर मिले कई समय के बाद, दिल्ली के ही लोग। मुझे वो आपकी वो एक लाइन डॉक्टर नीले, मैं बस वी नीड टू बी द वाटर ऑफ रेन, हमें बाढ़ का पानी नहीं बनना है। यस ये बहुत बड़ा
श्रावण मास है, Thank you, ma'am. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और सही है, बहुत ही एक बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। 1+ है एक सर, एक को प्रश्न पूछना चाहते हैं। इनका 3 बार इन्होंने हाथ भी रेज किया था। सर मुझे आपका नाम नहीं मालूम है। 1+ जी, आप प्रश्न पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं। डॉक्टर नीले को मैं उनके पिछले काफी सेशन से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जो ये कोविड के फेस में उन्होंने अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग माध्यमों से दिए हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि सारे जो मुद्दे थे सब हैप्पीनेस के इर्द गिर्द रहे। जैसे आज का भी जो हैप्पीनेस के इर्द गिर्द इन्होंने बातें कही, और इन्होंने काफी सेशंस में अपने डेली शेड्यूल की बात कही है, काफी अच्छी अच्छी एस्पेक्ट से रिलेटेड अपनी बातें कही है। जैसे आज भी इन्होंने बोला कि एक इंसान जब मेडिटेशन करता है तो खुद से जुड़ा रहता है, खुश रहता है। इन्होंने भी पिछले सेशन में बताया था कि ये सुबह 4 बजे उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। इतनी अद्भुत बात मेरे मन में समाहित हो गई कि मैं भी एक दिन उठा 4 बजे, और काफी टाइम से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि ये बहुत एक परेशानी है, लोगों को समस्या है। मैं जिनसे भी बात करता हूँ कि लोग मेडिटेशन को ढंग से कर नहीं पाते, या जो भी ध्यान की एक स्थिति होती है उसमें पहुंच नहीं पाते। तो आप इसमें डॉक्टर साहब क्या लोगों को एक गाइडेंस कर सकते हैं कि एक इंसान ध्यान की स्थिति में कैसे जाए, या किस तरीके से मेडिटेट करे? ठीक, मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन की शुरुआत तब होगी जब आप, मेडिटेशन का मतलब क्या है? ध्यान। और ध्यान का मतलब क्या है कि आप एक जगह ध्यान लगा के बैठे हैं, लेकिन उस ध्यान में, जैसे मान लीजिए आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप किताब पढ़ते पढ़ते 4 घंटे तक पढ़ते रहेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन है। अगर आप 10 पेज लिखते रह गए, ये आपने बहुत बड़ा मेडिटेशन है। कोई एक काम को करते वक्त, कंस्ट्रक्टिव काम, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टिव काम को करते वक्त पूरी तरह खो जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन है। लेकिन इस मेडिटेशन में हमें बाहरी सपोर्ट की जरूरत होती है। हमें किताब की जरूरत है, हमें घर की जरूरत है, हमें सफाई की जरूरत है, या हम खाना बना रहे हैं तो हमें किसी चीज की जरूरत है, या म्यूजिक सुन रहे हैं तो म्यूजिक की जरूरत है। लेकिन जब इनसाइड मेडिटेशन होती है, जहां पे आप आंखों को बंद करते हैं, ये बिल्कुल ही आपको डिस्कनेक्ट करता है सभी चीजों से। अब यहाँ पर आपके मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। असेसमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन निश्चित मेंटल स्ट्रेंथ आपको अपना पता चलता है, क्योंकि अंदर की सारी चीजें, बाहर की सारी चीजें आपको पुश करती हैं आईज को खोलने के लिए। यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो मेरी सलाह सिर्फ एक ही है कि हमने जितनी बार आप आंखें मूंदिए, तब तक आप आंखें मूंदे रहिए, जब तक वो फेज नहीं आता जिस फेज में आपने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा। ये फेज मैंने कई बार महसूस किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वो फेज 5 मिनट में आए, वो फेज 1 मिनट में आए, वो फेज 10 मिनट में आए, क्योंकि जैसे ही वो फेज आएगा, वही आपके मेडिटेशन को कंटिन्यू करता है। जैसे जब आप नींद में जाते हैं, तो अचानक जब आप स्लम्बर स्टेट में शिफ्ट करते हैं, तो वो शिफ्ट करता हुआ जो स्टेट है, ये आपका पहला मेडिटेशन लेवल है। जब आप शिफ्ट करते हैं, आप बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से अवेकन स्टेट में जो स्लम्बर आता है, जब आप अचानक, आपको लगता है आपके कान में कुछ नहीं आया, आपकी आंखों के सामने कुछ नहीं आया, किसी चीज की इमेज नहीं आई, वो लेवल जब आपका आता है, वो लेवल भले 1 मिनट के बाद आए या 20 मिनट के बाद आए, आप उस लेवल का इंतजार करिए। वही लेवल आपको सूक्ष्म पे मेडिटेट कराता है, जिसको हम कहते हैं यू बिकेम एन इनलाइटेड सोल। और फिर आपका सोशल डिस्कोर्स सेल्फ डिस्कोर्स में चेंज होता है। तो आप कोशिश करिए, आप 4 बजे नहीं करते हैं, 5 बजे करिए, 6 बजे करिए, 7 बजे करिए। 4 से 8 के बीच में फर्क ये है कि 8 बजे बाहरी प्रेशर आप पर बहुत होगा, तो कंसंट्रेशन बहुत डिफिकल्ट होगा। मॉर्निंग में कंसंट्रेशन आसान है, लेकिन जब आप नेचुरल मेडिटेटर हो जाएंगे, तो यू विल बी नॉट बॉदर्ड व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, इट विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली। तो मैं बच्चों को सिखाता और कहना चाहता हूँ कि जब वो घंटों घंटों पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में मेडिटेशन है। पर वो घंटों घंटों अगर मूवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। ये कंस्ट्रक्टिव मेडिटेशन नहीं, ये डिस्ट्रक्टिव है। ये कंसंट्रेशन आपको स्क्रीन पे ले जाता है। तो पढ़ाई की अगर आदत है, पेंटिंग की आदत है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको छूकर आप समझ सकते हैं, काम कर रहे हैं, इसकी अगर आदत है, तो ये आपको कंस्ट्रक्टिव मेडिटेशन की ओर ले जाता है।
इसके बाद आप इंटरनल मेडिटेशन शुरू करिए और आप यकीन मानिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप यकीन मान लीजिए, you will be at one level, you will be 100% in peace. आपको एक अद्भुत पीस आएगा। आप थोड़ी देर बैठ के आंखों को बंद करके कोशिश करिए कि वो स्टेट आए जब आप उस स्टेट में सभी से डिस्कनेक्ट हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनिता जी आपका ऑडियो म्यूट है। कृष्णकांत जी आप कुछ बात करना चाहते हैं? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर आपकी आ रही, मेरा म्यूट था। कृष्णकांत जी आप कुछ बात करना चाहते हैं? जल्दी करें, सिर्फ अब सेशन खत्म करना है। नहीं, thank you, thanks a lot. I think he has covered whatever I was looking for. Okay, and then we have one more participant, D148ED. He has been raising his hand many a time. I don't know. So D14, I don't know, sir. So thank you so much, Dr. Nilay. It was really an awesome session. Thank you. क्या मैं कहूँ? Thanks a lot. Thanks a lot. कोई शब्द नहीं। ब्रह्म मुहूर्त। Thank you. और कोटा ज्ञान द्वार को भी मेरी ओर से बहुत बधाई। ISTD कोटा ज्ञान द्वार और सारे पार्टिसिपेंट, सभी लोगों को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। बस इसी तरह हम रहें, खुश रहें, अपना काम करते रहें, और that is the most important part. Thank you so much. Remain connected. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.